So, good evening, everybody. So, we are doing Dum series, decoding UPSC mindset for prelims exam. अब आपका एग्जाम में अराउंड 14-15 डेज आर लेफ्ट. सो अब आपका गोल होना चाहिए कि जो भी सोर्सेज आपने पढ़ लिए हैं उसको बार बार रिवाइज करें. मल्टीपल रिवीजन इज द किंग. और आप में ये ध्यान में रखें कि आप अपने माइंडसेट को यूपीएससी के माइंडसेट से अलाइन कर लें कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, कैसी क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनकी स्टेटमेंट्स को सेट किया जाता है. यू हैव टू गो इनटू दैट. इफ यू हैव नॉट अटेंडेड दीज लेक्चर्स, या आपने पहले भी वैसे भी पीवाईक्यू का ग्रेट एनालिसिस नहीं किया है इन डिटेल जाके, देन यू मस्ट वॉच द सीरीज. इसमें हमने 2024 के पेपर से स्टार्ट किया था एंड वी हैव कवर्ड टिल 2026 16 का पेपर. अब हम 2015 का करेंगे, फिर लास्ट में 2025 का करेंगे. तो लास्ट 11 ईयर्स के पेपर्स आपके कवर्ड हैं इस सीरीज में, दम सीरीज में, डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज. दिस इज अवेलेबल ऑन सिविल विद आकाश यूट्यूब चैनल. इसमें अराउंड आपके 35 लेक्चर्स हैं. उन 35 लेक्चर्स को लगाएं, स्पीड बढ़ा के लगाएं, और पर एक काम करें कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है वो कर लें. अगर आपने पहले कर लिया है, वेल एंड गुड. अगर नहीं किया है तो दिस इज द मस्ट थिंग दैट यू मस्ट डू, बिकॉज फिर आप एग्जाम में जाएंगे लिमिटेड नॉलेज से, और लिमिटेड नॉलेज के साथ साथ एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ के जाएंगे कि वो क्वेश्चन कैसे पूछता है. एंड दीज टू थिंग्स इफ कंबाइंड टुगेदर कैन गिव यू गुड रिजल्ट. फिर आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ जो होती है वो आसान हो जाती है क्लियर करनी, और आपके 10-15 नंबर ज्यादा ही आते हैं कट ऑफ से. बट दिस थिंग इज वेरी मस्ट. इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं. अकेले नॉलेज के बेसिस पे जाएंगे उसका इतना बेनिफिट नहीं होता है. टॉपर्स हैव सेड इट अगेन एंड अगेन कि भाई प्रीलिम्स निकालने का एक ही तरीका है, नॉलेज के साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज अकॉर्डिंग टू द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी. उसको तुम ट्रिक्स बोल लें, हैक बोल लें, एलिमिनेशन ट्रिक्स बोल लें, कुछ भी बोल लें, पर वो तरीका यही है, आप क्वेश्चन को जाके समझें कि वो कैसे सेट करता है. अगर वो चीज आपको समझ में आ गई, फिर आपको समझ में आया था कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक में कैसे स्टेटमेंट पूछते हैं, एग्जामिनर की अपनी लिमिटेशंस क्या क्या हैं. व्हेन ऑल दीज फैक्टर्स आर कंबाइंड, देन आपको समझ में आता है कि भाई मेरे को अगर नहीं भी आ रहा था तो वो 70 क्वेश्चन जो सिर्फ मैं नॉलेज के बेस पे नहीं कर पाऊंगा, वो मैं इस माइंडसेट को डिकोड करके करूंगा, तो मेरी प्रोबेबिलिटी उनकी सही होने की ज्यादा हो जाएगी. दिस इज द वे टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम. आया समझ में? नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 2015 का पेपर. आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास में हम ये खत्म करेंगे, फिर लास्ट में करेंगे 2025 का पेपर, ताकि आपने जो हमने ये पैटर्न जो डिकोड किए हैं, जो एल्गोरिदम हमने बनाया है, ये सारे हम अप्लाई करेंगे 2025 के पेपर में. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2015 का पेपर, और आपको पहले बता रखा है हमने कि 15, 16, 17, इनफैक्ट 18 या 15, 16, 17 तो पक्का ही है. इसमें क्वेश्चंस का लेवल इतना हाई नहीं था जो आजकल है 21, 22, 23, 24 में, 25 में. यहाँ लेवल बड़ा हाई है, और यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन था, वहां पे वन लाइनर नहीं है. तो आपको लेवल ऑफ प्रिपरेशन 25, 24, 23 के हिसाब से करनी है कि भाई इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं. पर माइंडसेट तो यूपीएससी का 15, 16, 17, 18 में भी दिखेगा, 21, 22, 23, 24 में भी दिखेगा. माइंडसेट तो हम डिकोड सभी पेपर से कर लेंगे, पर क्वेश्चन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, तभी कट ऑफ भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. पहला क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर. और ये आपको अब तो पता ही है ना भाई क्यों लॉन्च की थी, बड़ा सिंपल सा है, और 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं. जहां पे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होगी वो सही हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है इट वाज बेसिकली फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो देख लें, प्रोवाइडिंग हाउस लोन टू पुअर, प्रोवाइडिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, promoting women self-help groups in backward areas, promoting financial inclusion, providing financial help to marginalized communities. भाई मुझे बताएं, ए और डी आर वेरी नैरो, ओनली हेल्प फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, हाउसिंग लोन. सी इज ब्रॉड, फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो आपको ये तो पता लग गया था कि भाई ए और डी तो नहीं है, क्योंकि वो सी का ही पार्ट बन जाएंगे, बिकॉज प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ ब्रॉड टर्म. और वैसे ही आपको पता है कि अगर फाइनेंस की बात होती है, जन धन, धन मतलब फाइनेंस, फाइनेंस मतलब ए सी डी, ए डी कैन बी रिजेक्टेड बिकॉज सी इज ब्रॉड एंड ए डी आर स्पेसिफिक. तो आंसर इज गोइंग टू बी सी. तो माइंडसेट तो हर जगह ही दिखेगा यूपीएससी का. हम तो नॉलेज के बेस पे तो कर ही देते हैं, पर हमने देखा ना यहाँ वर्ड एसोसिएशन से धन आया, धन से फाइनेंस आया, फाइनेंस से ये ऑप्शन गया, ये 3 बचे, ये दोनों रिजेक्ट हो गए बिकॉज नैरो हैं. सी इज ब्रॉड, ए एंड डी आर नैरो, तो सी सही होगा भाई. अगर मैं डी कर रहा हूं तो सी भी सही होना चाहिए उस सेंस में. तो जब भी नैरो आए 2 ऑप्शन, तो एक ब्रॉड आए, तो ब्रॉड इज ऑलवेज आंसर. ये हमने माइंडसेट पहले डिकोड किया हुआ है. दोज हु आर वाचिंग दिस लेक्चर्स रेगुलरली, तो उनको ये समझ में आ गया होगा. अब उस टाइम पे 14th फाइनेंस कमीशन न्यूज में था, तो उसके लेके पूछा है. फाइनेंस कमीशन आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसकी रिकमेंडेशंस और रिकमेंडेशन के जो क्राइटेरियाज होते हैं,
इनको बार बार पूछा जाता है। इसमें इट हैज इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स, अब उस टाइम पे इसको 32 से 42 कर दिया था, तो ये न्यूज में था। इट हैज मेड रिकमेंडेशंस कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स तो नहीं है, ऐसी ग्रांट्स नहीं है। उस मतलब जो 14th फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं, तो अब तो न्यूज में तो ये नहीं है, अब तो याद भी नहीं करना है आपको, अब तो नए आ गए हैं। हाँ, उस टाइम इंक्रीज कर दिया था, हमने स्टेट को ज्यादा पावर दी थी, जो सेंट्रल डिविजिबल पूल फ्रॉम दिस, स्टेट का जो शेयर था ये बढ़ा दिया था हमने, ये तो न्यूज में उस टाइम भी था, अब भी है 41%, पर उस टाइम ही आया था पहली बार। तो आंसर इज ए, कोई सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स नहीं है कि इस सेक्टर को इतना मिलेगा, हेल्थ को ये, ऐसा इसमें ग्रांट्स का नहीं आया था। अब अगला है थर्ड क्वेश्चन, पर ये अब फाइनेंस कमीशन आपको अब तो नहीं आता होगा क्वेश्चन, मेन तो ये हम इसको समझ लें कि भाई किस तरह से पूछा जा रहा है, कि कैसी चीजें पूछते हैं ये फाइनेंस कमीशन में। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, हम पहले पढ़ा हुआ है वो, कि पूछते हैं कि भाई किन किन क्राइटेरिया के बेसिस पे फाइनेंस को हॉरिजॉन्टल रेवोल्यूशन करनी है, वो भी पता होना चाहिए। अब आया था ये फोर्ट लेजा डिक्लेरेशन, उस टाइम न्यूज में था। आपको पता है ना कि इनकी समिट्स होती रहती हैं, जैसे अब भी समिट्स हुई हैं बहुत UNFCCC की, तो जहाँ पे होती हैं उसके बेसिस पे क्या होती है, डिक्लेरेशन हो जाती है। तो ये फोर्ट लेजा डिक्लेरेशन वाज रिलेटेड टू द, उस टाइम जो ब्रिक्स है उसकी थी। अब नहीं पता होगा आपको, तो इसको हम, ये आता है तो करेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है, उस टाइम के न्यूज में था तो उस कंटेक्स्ट में देखेंगे। पर इसका आंसर क्या है, बी। अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपकी टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, मतलब टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो रही है, भाई टैक्स कम हो रहा है एज कंपेयर टू जीडीपी, तो यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है, क्या ये इंडिकेशन है, क्या ये इंडिकेशन है? इसमें पहले स्टेटमेंट देखें कितनी है, जैसे आप देखेंगे इसमें कितनी दे रखी है स्टेटमेंट, पहली, दूसरी, और यहाँ पे क्या है, हाँ बस यही है। अब देखें, अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ना इसको ऐसे सोचें, थोड़ा प्रैक्टिकल, आप इसको प्रैक्टिकली सोचें कि जब टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम होती है, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, जीडीपी जितनी बढ़ेगी उतना क्या बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा। जीडीपी जितनी बढ़ेगी उतना टैक्स बढ़ेगा, बिकॉज जितनी जीडीपी बढ़ेगी उतनी इनकम्स बढ़ेंगी। अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो रहा है, इट मीन सिंपली मीन्स आपके पास टैक्स नहीं आ रहा है। टैक्स नहीं आ रहा है, उसका रीजन क्या है, ग्रोथ नहीं हो रही है। उसका मतलब क्या है, ग्रोथ नहीं हो रही है। तो अगर टैक्स कम होता है, आप ये नहीं सोचें इसमें प्रैक्टिकलिटी में, थ्योरी के लेवल पे जाएं। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी, कि अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या होता है, कि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो रहा है, बिकॉज यू नो दिस वन थिंग वेरी क्लियरली, कि अगर आप इसको ड्रॉ करें कि जब आपकी जीडीपी बढ़ती है, अगर उसको हम ग्राफ में ड्रॉ करें, आपने कभी टैक्स वाला ग्राफ पढ़ा होगा, कि भाई एक बार तो क्या होता है, टैक्स बढ़ता है जब जीडीपी बढ़ती है, फिर क्या होता है, टैक्स कम होता है। उस सेंस में आप देखेंगे तो जब भी टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो रही होगी, मतलब जीडीपी कम हो रही है इसलिए टैक्स कम हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जीडीपी बढ़े और टैक्स कम हो जाए, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल तो कुछ भी पॉसिबल है, पर एक क्वेश्चन कैन बी सॉल्व ओनली ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। तो अगर जीडीपी कम हो रही है तभी टैक्स कम होगा, टैक्स कम होगा तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी क्या होगी, कम होगी। तो इस सेंस में हमें क्या मिलता है कि उस टाइम क्या हो रही होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है। तो जब गवर्नमेंट के पास टैक्स कम आता है, इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमी में ग्रोथ कम हो रही है। लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ये नहीं पता है कि अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो रही है, ये लेस इक्विटेबल है, हम ये नहीं कह सकते हैं, ये इंडिकेट नहीं करता है, बिकॉज ये होना अलग अलग चीजों पे डिपेंड कर सकता है। भाई टैक्स कौन सा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स में सारे आते हैं। तो अगर टैक्स कम हो रहा है, ये कहना कि उस टाइम इनइक्विटेबल ग्रोथ है, ये कोई रीजन नहीं है। टैक्स ज्यादा कलेक्ट हो रहा है तब भी अनइक्वल हो सकती है, टैक्स कम है तब भी हो सकती है, तो कोई इंडिकेशन नहीं है उसका, ये तो अलग चीज है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए शुड बी द आंसर। पर कहने का मतलब सिंपल सा ये है, आप बस ये समझ जाते कि जब हम बोलते हैं कि टैक्स कम हो रहा है सरकार के पास,
वो तभी कम होता है जब ग्रोथ क्या हो रही हो, कम हो रही हो। और कोई दूसरा तरीका नहीं है। वो बाकी चीजें छोड़ दें कि लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं, थ्योरी की टर्म्स में क्या मार्क करेंगे, दैट शुड बी द एम। और यहाँ कुछ प्रैक्टिकल लिखा भी नहीं था, क्या लिखा था, इन थ्योरी की टर्म में, कि भाई जब जैसे जैसे ग्रोथ कम होती है, जैसे जैसे ग्रोथ कम होती है तो टैक्स भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ग्रोथ कम मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम, सिंपल रीजन। ग्रोथ कम मतलब प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम मतलब टैक्सेस कम, बिकॉज प्रोडक्शन कम तो इनकम्स कम, तो इनकम से टैक्स कम, और वैसी सामान कम तो टैक्स कम, सिंपल रीजन है इसका। फिफ्थ, in the South Atlantic and Southeastern Pacific Oceans, in tropical latitude, cyclone does not originate. What is the reason? साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में साइक्लोन नहीं ओरिजिनेट होते, क्यों? पहला, सी सरफेस टेम्परेचर आर लो, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर्स, करियोलिस फोर्स इज टू वीक, एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन्स। मुझे एक चीज बताएं, साउथ अटलांटिक में या साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में कोरियोलिस फोर्स तो कहां वीक होती है भाई? कोरियोलिस फोर्स इज द फैक्टर ऑफ लैटिट्यूड, इज नॉट द फैक्टर ऑफ द ओशन, कि भाई पैसिफिक है या अटलांटिक है। तो ये तो आंसर कभी नहीं होगा। कोरियोलिस फोर्स तो फैक्टर ऑफ लैटिट्यूड होती है। सी सरफेस टेम्परेचर्स आर लो, साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशंस, अगर पैसिफिक ओशंस में आ रहे हैं क्या, साइक्लोन्स, अगर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आ रहे हैं, ईस्टर्न में नहीं आ रहे, तो ईस्टर्न वेस्टर्न में टेम्परेचर सी सरफेस तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ओशन का ईस्ट है या वेस्ट है। वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई हमें ये बताएं कि आपका लैटिट्यूड क्या है, उसके बेसिस पे बोल सकते हैं। बिकॉज साइक्लोन बनने के लिए आपको 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। अब साउथ अटलांटिक में और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में कह रहे हैं सी सरफेस टेम्परेचर नहीं होते हैं। अगर आप ड्रॉ करके देखें, ये इंडिया है, इधर इंडियन ओशन, इधर पैसिफिक ओशन, और इधर क्या है, अटलांटिक ओशन। साउथ में बोल रहे हैं, इधर साउथ में, नीचे क्या लेते हैं, साउथ में। साउथ में, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक में, मुझे एक चीज बताएं, नॉर्थ में अगर बन रहे हैं, नॉर्थ और साउथ में ऐसा तो नहीं है टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होगा। अगर सेम लैटिट्यूड है, उसके नॉर्थ और साउथ में सेम ही टेम्परेचर होगा। अगर नॉर्थ में बन रहे हैं तो साउथ में क्यों नहीं बन रहे हैं? ये भी क्या है, गलत, कि भाई सी सरफेस टेम्परेचर आर वेरी लो, नॉर्थ और साउथ में सिमिट्री है, तो ऐसे कैसे वहां नहीं है, यहां है। एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन्स, एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन्स। भाई साइक्लोन्स के लिए व्हाट यू नीड, वी नीड ओशंस। साइक्लोन्स के लिए यू नीड ओशंस, वहां लैंड तो चाहिए ही नहीं होता है। अगर एब्सेंस ऑफ लैंड है तो साइक्लोन बनने के लिए लैंड तो वैसे भी चाहिए नहीं होता है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो बचा क्या, बी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन सेल्डम अकर्स, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन सेल्डमली अकर्स। तो इसी कारण यहां पे नहीं बनते हैं ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में। बस साउथ में भी ट्रॉपिक लैटिट्यूड्स हैं और नॉर्थ में भी ट्रॉपिक्स हैं, बस साउथ वाला आपको पता है। अगर आप साउथ में देखें, अगर आप पढ़ते होते हैं ज्योग्राफी, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ट्रॉपिकल ऊपर है या नीचे है। यहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन सेल्डमली अकर्स, यहाँ पे अकर होती है, और जहाँ पे वो आ रहे होते हैं दोनों, वहीं पे क्या बनती है, वहीं पे क्या बनते हैं, साइक्लोन्स बनते हैं। तो यहाँ इसलिए अकर नहीं करते बिकॉज यहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन अकर नहीं करती है। वैसे भी आपने ये तीनों को रिजेक्ट कर दिया, ए सी डी को, तो बचा क्या, बी। उसके बेसिस पे भी आंसर आया था। नॉलेज के बेस पे तो निकाल ही देंगे अगर आपको पता हो, पर आपने साइक्लोन के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी निकाल दिया, चाहे आपको पता नहीं था कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन वहां अकर नहीं करती है। वहां पे क्या होते हैं, वहां ओरिजिनेट नहीं होते बिकॉज आईटीसीजेड नहीं आती है। बिकॉज यहाँ पे आईटीसीजेड होगी, वहां पे विंड्स क्या होंगी, मर्ज होंगी। विंड्स मर्जर ही क्या होती हैं, जैसे विंड्स आती हैं ऐसे, तभी क्या होती हैं, वो दे मेक अ साइक्लोन। तो ये मस्ट होता है आईटीसीजेड बनाना। वो साउथ में नहीं होता है, वो नॉर्थ का फिनोमेना है। बिकॉज साउथ में आपको पता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये ज्योग्राफी में बेसिक पढ़ते हैं। यहाँ पता है कि भाई वही वहाँ लैंड और ओशन का कॉम्पोजिशन अलग अलग है दोनों में, तो उसके बेसिस पे आईटी सेट नीचे कम अकर करती है साउथ में एज कंपेयर टू नॉर्थ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट। भाई ईस्टर्न मोस्ट अगर देखें, आप इधर जाएं इंडिया के इधर वेस्ट पे जाएं, तो वेस्ट में कौन सी स्टेट आती है,
वेस्ट में आती है, राजस्थान आती है या गुजरात आती है, मुझे बताएं भाई। ऑफ कोर्स गुजरात आती है ना, गुजरात तो ऐसे जब बनाते होते हैं ऐसे तो ये तो गुजरात ही है, राजस्थान कहाँ आता है ये, बिल्कुल गुजरात का पार्ट है, तो वैसे ही क्या हो गया इसका आंसर, सी या डी में से, या राजस्थान है भाई, गुजरात ही है ना, राजस्थान क्यों है? अगर आप सिंपल ज्योग्राफी अब देखें उस टाइम पे कितने कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स गुजरात है, राजस्थान वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब बताएं असम है या अरुणाचल प्रदेश है? अब आप इंडिया का मैप ऐसे ड्रॉ करते हैं और इधर आपको पता है कि भाई ये होता है अरुणाचल प्रदेश और उसके बीच में क्या आता है, असम। अगर ये अरुणाचल प्रदेश है उसके बीच में आता है असम, तो इधर वाला कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश, तो आंसर इज डी। थोड़ी बहुत ज्योग्राफी देखी होते, मैप्स देखे होते तो भी बता देते हैं। सेवंथ इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डीपीएसपीज। अब मुझे बताएं डीपीएसपीज में पहला स्टेटमेंट है द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। 500 बार पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं और डीपीएसपीज क्या प्रमोट करते हैं, डीपीएसपीज प्रमोट सोशो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और यहाँ पे भी हम बात करते हैं ना सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के बारे में, वैसे ही पढ़ लेते कि भाई डीपीएसपी में हम बातें करते हैं राइट टू वर्क के बारे में, इकोनॉमिक चीजें, सोशल मतलब वुमेन या चिल्ड्रन की अपलिफ्टमेंट के बारे में, तो ऑफ कोर्स सोशो इकोनॉमिक तो करते ही करते हैं। यहाँ पॉलिटिकल लिखा नहीं है, आपको ये पता है कि हाँ मेरे को डीपीएसपी कुछ याद है, वहां पे सोशो इकोनॉमिक बातें होती हैं, ये तो पक्का सही है। The provision contained in these are principles not enforceable by any court. This is the only difference. You can go to court in the violation of fundamental rights, but you cannot go to courts in the violation of DPSP. यहाँ जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते, तो क्या है, ये are not enforceable. This is also correct. तो answer is going to be C. As simple as that. इसमें और तो कुछ है ही नहीं है. It is as simple as that. अब अगर आप ये क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं फिर दिक्कत है, फिर बड़ा इशू है। अब 8th देखते हैं, क्वेश्चन 8 में क्या लिखा है। 8th क्वेश्चन, in the index of 8 core industries, which of the following is given the highest weightage? Which of the following is given the highest weightage? Index of 8 core industries. अब ना एक चीज समझें, इसको आप इसको याद करते होते हैं कि इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 8 होती हैं, तो हम याद करते होते हैं निमोनिक, REF C3, ऐसे करते होते हैं ना, ऐसा कुछ होता है, REF C3। रिफाइनरी पहले आता है टॉप पे, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, तो कौन सा है, बी। अब ये आता है तो आता है, इसमें कोई और नहीं है, बट लर्निंग इन दिस इन केसेस में आप निमोनिक्स याद कर लें, कौन से रिवर, कौन से ओशन को कौन से कंट्री टच कर रहे हैं, निमोनिक्स में याद बनाएं और उनको याद रखें। इसमें होता है REF C3 NCF, ऐसा कुछ होता है। कहने का मतलब आपको पता होता है कि भाई यहाँ पे रिफाइनरी है और यहाँ पे क्या है, ई से इलेक्ट्रिसिटी है, रिफाइनरी यहाँ पे है नहीं है, टॉप कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद क्या आएगा, फर्टिलाइजर। बट एटलीस्ट ये चीजें आपको पता हों, ये निमोनिक्स आपको बताए हों। हम निमोनिक्स ये नहीं करें हमारे वाले याद करें, पर ट्राई करें, इन केसेस में निमोनिक्स बड़ी हेल्प करते हैं। एट द एंड ऑफ द ये चीजें याद करने वाली हैं। अब याद करने के अपने तरीके हैं, जैसे आपको याद होता है, कहीं कोई निमोनिक्स से याद होता है, कहीं कोई नहीं, तो अपने हिसाब से इन चीजों को बनाने की कोशिश करें। Which of the following national parks is unique in being a swamp with floating vegetation? ये बड़ा ही न्यूज में रहता है कि ऐसा नेशनल पार्क जो क्या फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड एज नथिंग बट इज इन मणिपुर। अगर इतना पता होता, और मणिपुर में बड़ा इंपॉर्टेंट है कौन सा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क is in Manipur and it is basically associated with called as swamp, a floating vegetation, a floating national park। यहाँ पे फुमडीज मिलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अब मतलब कहने का मतलब ये है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, भितरकनिका, केलोदघाना एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क, अगर इन पे अभी आज के बाद 26 में क्वेश्चन आता है, वो गलत नहीं होना चाहिए। जाएं विकिपीडिया करें, किसको, ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को, उसके 10-15 फीचर देख लें और बस देख लें, इंपॉर्टेंट पहला पन्ना विकिपीडिया का पढ़ लें। अब क्वेश्चन आएगा तो वहां से हो जाएगा कि वहां पे कौन सी स्पीशी मिलती है, संघाई डियर मिलता है, संघाई डियर का IUCN स्टेटस क्या है, उसके आसपास के नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, मणिपुर में कहाँ पे है, क्या इसकी वेजिटेशन है, सारी चीजें पढ़ लें, कौन सी ट्राइब्स रहती हैं, समझ गए। तो आज के बाद इन पे क्वेश्चन आए केबल लामजाओ पे या केलोदघाना नेशनल पार्क पे, वो गलत नहीं होने चाहिए। एंड रिमेंबर वन थिंग, in prelims exam you should know something about everything. This approach can be dealt only by the basis कि आप विकिपीडिया का बहुत यूज करें, जाएं नेट पे सर्च करें, 5-6 चीजें 7-8 चीजें उस टॉपिक की देखें,
काम खत्म, उसी से क्वेश्चन बनता है। आप देखेंगे एग्जामिनर जो भी चीजें पूछता है बड़ी जेनरिक, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और कॉमन सेंस वाली पूछता है, वो विकिपीडिया के पहले पन्ने में मिल जाती है आपको। तो नेवर ये होप लूज ना करें कि नहीं मैं किताबों से ही पढ़ूंगा, किताबें पढ़ लें, उसके बाद जब साथ में विकिपीडिया का यूज करें वो अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पे आपकी। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें देखें क्या बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। अब इसका नाम चेंज कर दिया है हमने, और ये क्वेश्चन आता रहता है बड़ा फेमस। अब नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, अब ये नहीं है, इसका नाम चेंज कर दिया है, पर उस टाइम पे थी। हम सोचते हैं क्या कर रही होगी। लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन आया उस साल, तो आप कैसे करते? पहला है NIF is an autonomous body of Department of Science and Technology under central government. ओके आपके जहन में एक चीज आई कि भाई मिनिस्ट्री गलत होती है, तो आपने देखा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपने देखा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इट कैन बी डन बाय टू बॉडीज, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विच मिनिस्ट्री इज बेस्ट suited फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट? ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी, नॉट दिस, बिकॉज इट इज अबाउट टीचिंग को लेके है, ना कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके है। तो आपने सोचा मैं गलत करूंगा ये ऑप्शन, बट NIF एज पर लॉजिक इसी के अंदर होनी चाहिए। मैं गलत करता अगर बिल्कुल इलॉजिकल होती, अगर लॉजिक लग रहा है तो मैं क्या करूंगा? सही। तो मिनिस्ट्री विल बी मार्क्ड रॉन्ग अगर आपको कुछ नहीं पता है। अगर कुछ पता है तो लॉजिक लगाएं, अगर लॉजिक से हिसाब से सही बैठ रही है तो सही करें, अदरवाइज रॉन्ग कर दें। ये सही बैठ रही है तो हम सही करेंगे इसको। NIF is an initiative to strengthen the highly advanced scientific research in India's premier scientific institutions in collaboration with highly advanced foreign scientific institutions. भाई नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है तो फोकस किस पे है? नेशन पे। तो व्हाई द वर्ड फॉरेन कम्स इन दिस? भाई नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का मतलब है इंडिजीनियस रिसर्च की बात हो रही है। दैट्स व्हाई द वर्ड नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इज यूज्ड। अगर ऐसा है तो व्हाई वी वुड यूज foreign scientific institutions in that? It should be India's own indigenous research where we will not collaborate with foreign institutions because it's focused on the India's own capabilities. On that basic it is wrong. तो नामकरण देखें कितना इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड एसोसिएशन एटिमोलॉजी से आप इसको कर पाते तो आंसर इज गोइंग टू बी ए। अब बच्चे बार बार पूछते हैं कि हम मिनिस्ट्री को सही करें कि गलत। मिनिस्ट्री इज रॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट यू विल मार्क इट एज रॉन्ग अगर आपको कुछ नहीं पता है उसके बारे में। पर अगर आप लॉजिक लगा पा रहे हैं और वो लगता है आपको बिल्कुल इलॉजिकल है तो गलत है, अगर लगता है कि बहुत ही लॉजिकल है तो सही है। दीज आर द डिफरेंट वेज टू सॉल्व इट। ये माइंड में डाल के कि डाटा गलत होगा, डाटा कौन से वाला गलत होगा? अगर वो बहुत ही क्या है, अगर मान लो वो कोई डाटा नंबर है और स्पेसिफिक नंबर है, उसके चांसेस गलत हैं। एक स्टेटमेंट में 3 ऑर्गेनाइजेशन आई है, चांसेस गलत हैं। पर हम इसमें लॉजिक तो लगाएंगे ना। अगर लॉजिक भी बोल रहा होगा कि भाई सही है, फिर हम सही करके आएंगे। अगर लग रहा होगा इलॉजिकल है तो गलत करके आएंगे। अगर नहीं पता तो वो असम्पशंस हैं। इट इज नॉट अ ब्लाइंड गेसिंग, इट्स ऑलवेज अ लॉजिक दैट इज इंपॉर्टेंट रेदर देन सिंपल ट्रिक्स। वो बेसिस पे नहीं है ये। अगर आपने ये पूरी सीरीज में एक चीज देखी होगी, हम उसके माइंडसेट को डिकोड कर रहे हैं। इट्स नॉट रट्टाफिकेशन, इट्स अ फीलिंग दैट कम्स कि सही है कि गलत है, बिकॉज आपने उसमें बहुत सारा दिमाग लगाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिए क्या लिखा है। व्हाट कैन बी द इंपैक्ट ऑफ एक्सेसिव और इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर? आपने एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और स्पेसिफिकली कौन से मेंशन है? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। अब देखें इसमें क्या होगा अगर आप इसमें दिमाग लगाएं। पहला है प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल कैन अकर। अगर आपने नाइट्रोजन ज्यादा डाल दी तो नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे सॉइल में, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बढ़ जाएंगे। भाई एक चीज बताएं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कम होते हैं सॉइल में। अगर होते तो वो अपने आप नाइट्रोजन फिक्स हो जाती, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन निकालते और फर्टिलाइजर का काम कर देते वो। अगर वो एक्टिव नहीं है तभी हम क्या डालते हैं? नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर। अब उनके डालने से वो बैक्टीरिया आ जाएंगे, ये तो अच्छी बात होगी ना। फिर तो आप ये सोचें कि जो हम यूरिया डालता रहता है फार्मर, जितना यूरिया ज़्यादा डालेगा उतना नाइट्रोजन
फिक्सिंग बैक्टीरिया बढ़ेंगे, फिर हमें यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ऐसा तो नहीं होता है, जितना यूरिया डाल लेंगे उसके बाद और डालना पड़ता है। फार्मर्स आर भी यूरिया यूरिया यूज कर रहे हैं ना। अगर सच में नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर के डालने से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बढ़ रहे होते तो यूरिया फिर आप इतना यूज नहीं करते। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली इलॉजिकल। तो ये गलत हो गई है, तो पहला गलत है। बचा क्या 2 3 2 पक्का सही है। इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल, भाई अगर आपने नाइट्रोजन डाला तो ऑफ कोर्स वो नाइट्रिक एसिड में चेंज होगा रिएक्शन करके वाटर के साथ, तो एसिडिक हो जाएगा। ये एसिडिक होता है, इससे H+ आयन निकलेंगे, बिल्कुल सही बात है। H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू ग्राउंड वाटर, भाई बिल्कुल सही है। जब नाइट्रोजन है तो नाइट्रेट बनेंगे, तो वो जितना फर्टिलाइजर यूज करोगे वो कहाँ जाएंगे, ग्राउंड वाटर में जाएंगे। बिल्कुल सही, तो आंसर इज गोइंग टू बी सी। बस आपको ये देखना था कि भाई मैं पहली स्टेटमेंट जो है इसको अगर सही मार्क कर रहा हूं, पर ये तो प्रैक्टिकल लाइफ के अगेंस्ट जा रही है ना, तो यू एक्स्ट्रापोलेटेड, इसको एज्यूम किया सही, फिर आपने इसको अप्लाई करके देखा इन रियल लाइफ एग्जांपल, और वहां पे ये चीज लॉजिकल लग रही थी, तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यू हैव टू मार्क ऑप्शंस राइट और रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। The more logical is the statement, the more chances that it will be correct. More illogical is the statement, the chances that it will be incorrect. हमें प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे खेलना है, और जितना ज्यादा लॉजिक स्ट्रांग होगा उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहेगी। एंड वही लॉजिक लर्निंग हम कर रहे हैं थ्रू पीवाईक्यू एनालिसिस। वो लिमिटेड नॉलेज से भी आएगी और पीवाईक्यू से भी आएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, जितना बड़ा होता है उतना आसान हो जाता है, ये तो आपने देखा होगा। कौन सी बॉडी है, IUCN एक बॉडी है विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। उसके क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट एज कंपेयर टू एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, IUCN और साइट्स के बारे में कंपेयर करके पूछा है। पहला है IUCN is an organ of United Nations and CITES is an international agreement between governments. Okay. IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage natural environments. CITES is a legally binding on the states that have joined it, but this convention does not take place of national laws. अब देखें, इसको बताएं, खुद ही बताएं। अब मुझे बताएं CITES क्या है, Convention on International Trade between governments. IUCN is an organ of United Nations, International Union for Nature and Natural Resources. ये यूएन की बॉडी है या इंडिपेंडेंट बॉडी है? अब आपको इतना समझ में आता ना कि जो IUCN है, इट इज नॉट अ यूएन बॉडी। दूसरा, अगर मैं इन तीनों स्टेटमेंट में देखूं, इतना मेरे को समझ में आया, तीनों तो सही नहीं है। ये और ये और ये कौन सी ज्यादा फैक्चुअल है? ऑफ कोर्स दिस इज मोस्ट फैक्चुअल। यहां भी फैक्ट है, यहां भी फैक्ट है। इट्स अ फिलोसॉफिकल जनरल कि IUCN ने ये प्रोजेक्ट्स हैं। भाई IUCN कोई भी हो, अगर यूएन की बॉडी होगी या इन जनरल कोई भी बॉडी होगी, आपको पता है ये काम करती है। IUCN की रेड लिस्ट भी आती है, IUCN की रेड लिस्ट भी आती है। ये क्या करती है, प्रोजेक्ट भी उठाती है IUCN, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी इंप्लीमेंट करती होगी, किसको लेके, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये बहुत तरीके से प्रोजेक्ट भी लेके आई होगी। दिस कैन नॉट बी मार्क्ड इनकरेक्ट। आप ये कह रहे हैं, बस ये समझें कि IUCN इतनी बड़ी बॉडी है, यहाँ तो ये काम करती होगी या नहीं करती होगी? करती होगी तो 1000 प्रोजेक्ट्स होंगे, बिकॉज इंटरनेशनल बॉडी है, बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रही है। तो ये काम करती होगी कि नहीं? तो नाम में लिखा है कंजर्वेशन, तो करती होगी। तो इसे गलत करना बड़ा मुश्किल है, तो ये तो वैसे ही सही हो गया है। अगर ये सही हो गया है और तीनों सही नहीं है, आंसर वैसे ही आ गया क्या, बी इज द आंसर। और आपको समझ में आया कि भाई IUCN यूएन के अंदर नहीं है, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, और साइट्स गवर्नमेंट्स का एग्रीमेंट है, और साइट्स क्या है, लीगली बाइंडिंग है, तभी तो इंप्लीमेंट कर पाओगे इंटरनेशनल ट्रेड को। अगर ये लीगली बाइंडिंग ना हो फिर तो फायदा ही क्या। ट्रेड किसका करना है किसका नहीं करना है, उस पर ये है कि मान लो कोई स्पीशी है वो बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उसका ट्रेड रोकना है, तो ये कन्वेंशन के अंदर जो मेंबर्स होंगे उनका होगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि कन्वेंशन आपके नेशनल लॉ का फॉर्म ले जाएगी। ये किसके लिए? ओनली फॉर इंटरनेशनल ट्रेड।
जब इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो ये होगा, नेशनल लेवल पे ये काम नहीं करता है। ट्रीटी क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। इफ इट्स अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड, इट विल नॉट इफेक्ट द नेशनल लॉज एंड डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। इट सीम्स वेरी लॉजिकल। अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो लीगली बाइंडिंग होनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल ट्रेड को लेके है तो नेशनल लॉज को चेंज नहीं करे, बिकॉज नेशनल लॉज फॉर द नेशनल बाउंड्रीज, इट इज ओनली डीलिंग विद द इंटरनेशनल ट्रेड, नॉट मोर देन दैट। बिल्कुल सही है आंसर क्या है इसका? बी इज द आंसर। तो इस तरह से निकालना पड़ेगा कि आईयूसीएन भाई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो काम करती है, यूएन के अंदर नहीं है। ये इंटरनेशनल यूनियन है। ट्रेड यूनियन होता है ना, ट्रेड यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन है। इट इज अ यूनियन, इट इज नॉट अबाउट यूएन बॉडी। अब आता है फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय। जैसे आपको एमएसपी मिलती है वैसे शुगर केन के लिए भी एमएसपी मिलती है। इतना पता होना चाहिए था। इट इज गिवन बाय, नॉट बाय द, बस यही गलती होनी थी बच्चों से, क्या? दैट इट इज गिवन बाय कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कौन अप्रूव करता है भाई? आप देखेंगे ना, ये डिसाइड करती है। अप्रूव कौन करता है हमेशा? भाई क्या देना है वो फाइनल से तो किसका है? गवर्नमेंट का है ना। और गवर्नमेंट में कौन सी कमेटी है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो एफआरपी इज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस सिर्फ एमएसपी रिकमेंड करता है। ये आप ये भी सोचते हैं कि ये तो क्या करेगा? रिकमेंड करेगा। फाइनल कौन करेगा? कोई कमेटी या गवर्नमेंट करेगी, कैबिनेट कमेटी या गवर्नमेंट इन जनरल। व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ काउंटर इक्वेटोरियल करंट? मतलब आप देखेंगे ये अर्थ है इक्वेटर के। अब देखेंगे ना, अर्थ ऐसे घूमती है, अर्थ ऐसे घूमती है, तो ऐसे घूमती है, तो जब अर्थ रोटेट करती है तो करंट उल्टा ऐसे मूव करते हैं। तो इक्वेटर के आसपास देखेंगे करंट ऐसे मूव करेंगे ना। इफ ऐसे अर्थ मूव करेगी, ऐसे होता ना, जब जैसे आपने मान लो अर्थ को रोटेट किया तो उसकी रोटेशन के कारण मूवमेंट होगी, तो वो कैसे होती है? इधर वेस्टवर्ड डायरेक्शन में। पर कुछ करंट क्या आते हैं, इधर जाते हैं ईस्टवर्ड, उसे बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। होता क्या है, यहाँ पे कुछ वो आती हैं, बैरियर्स आते हैं लैंड की फॉर्म में। तो जब अर्थ रोटेट करती है करंट वेस्टवर्ड जाते हैं, टकरा के वापस आते हैं, तो इसलिए होती है काउंटर इक्वेटोरियल करंट ईस्टवर्ड। अदरवाइज तो करंट वेस्टवर्ड ही जाने चाहिए इक्वेटर पे, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्थ जो होती है। ना तो सैलिनिटी, ना ये, ना रोटेशन, कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स, जब वो कन्वर्ट करते हैं तब ये होता है। बेटर देख लें, सैलिनिटी आंसर नहीं है इसका, ना इसका रोटेशन है। रोटेशन के हिसाब से तो कहाँ जानी चाहिए? ईस्टवर्ड जानी चाहिए। ना बेटर काम नियर इक्वेटर। इट इज कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स। जब वो कन्वर्ज करते हैं एक जगह पे, आप ये देखें, जब वो एक जगह पे कन्वर्ज करेंगे, कौन से? इक्वेटोरियल करंट्स। ये इक्वेटोरियल करंट्स आके कन्वर्ज किए, तो वहां पे क्या हो जाएगा? पानी इकट्ठा हो जाएगा, फिर पानी टकराएगा, क्या आएगा? वापस आएगा। ये होता है रीजन कि क्यों ईस्टवर्ड फ्लो होता है इक्वेटोरियल करंट्स का, काउंटर इक्वेटोरियल करंट का। वैसे इक्वेटोरियल करंट्स क्या होंगे? वेस्टवर्ड ही होंगे, बिकॉज अर्थ के रोटेशन के ऑपोजिट मूवमेंट होती है। और बिकॉज उसके ऑपोजिट की बात कर रहे हो, वो होता है कोई इक्वेटोरियल करंट कन्वर्ज हुए, और कन्वर्ज के बाद क्या हुए? वापस गए। अब है नेक्स्ट इज, ये प्लेसेस हैं, पूछ रहे हैं ये प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज हैं और लोकेशंस हैं। आपने पुष्कर सुना होगा, ओमकारेश्वर आपने देखा, जैसे मान लो ये पहले यूपी हमने पीवाईक्यू में पढ़ा हुआ है ना, पुष्कर नहीं आया है, पहले ओमकारेश्वर आया है, श्री साइलम आया है। अब ये आपको पता होनी चाहिए थोड़े बहुत एटलीस्ट, नहीं पता तो देखी जाएगी। पर इसमें आप देखेंगे अगर ऑप्शन है ना, अगर आपने एक ऑप्शन भी पकड़ लिया, मान लो आपने 1 एलिमिनेट कर दिया तो भी आंसर आ जाएगा, 2 कर दिया तो नहीं आएगा, 3 कर दिया तो आ जाएगा। तो एक आधा पकड़ के करने की कोशिश करो। जैसे आपको पता है पुष्कर कहाँ पे है, बस हमें पता लग गया कि अगर मेरे को पुष्कर पता लग गया, पुष्कर आप सुनते हैं भाई, पुष्कर का मेला होता है, कहाँ पे होता है? पुष्कर का मेला कहाँ पे होता है? पुष्कर मेला इज इन अ वेरी फेमस मेला इन राजस्थान, ये आपको पता है। और महादेव हिल्स कहाँ पे हैं? महादेव हिल्स जब पढ़ते हैं वो कहाँ पे हैं? महादेव हिल्स बेसिकली इन मध्य प्रदेश। तो महादेव हिल्स are is in Madhya Pradesh and Pushkar thing is Mela is famous in Rajasthan. Both do not match. Answer is going to be A. उसके बेसिस पे आंसर क्या आ गया? A.
जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपने देखा मैं एक भी अगर स्टेटमेंट कर पाऊँ एलिमिनेट तो आंसर आ जाएगा, और मैं देखता हूँ पुश कर, जो सबसे ईज़ी होती है वो पक्का गलत होती है, टफ वाली पक्का सही होगी। आप ये एग्ज़ाम में एक चीज़ देखना, जो चीज़ एक्सपेक्टेड है कैंडिडेट से, पुष्कर का मेला होता है, कॉमन है, ये एक्सपेक्टेड है। उनको नहीं पता कि आपको ओमकारेश्वर पता है कि नहीं पता है। तो पुष्कर वाली चीज़ अगर आपने पकड़ ली, उससे आंसर आ जाएगा। और जनरली क्या होती है, आसान चीज़ें, जो कॉमन चीज़ें हैं वो गलत की जाती हैं और टफ चीज़ें सही की जाती हैं, बिकॉज़ वो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता। तो पुष्कर वाला चीज़ आपने खत्म किया, आंसर आ गया आपका, ए इज़ द आंसर। दिस इज़ द वे। ऐसा नहीं होता है कि मुझे आता है कि नहीं आता है। आपको क्वेश्चन देख के भी कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा कि मैं इसे कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। आया समझ में यहाँ तक? Now the next question is with reference to the Rowlatt Satyagraha, which of the following statement is or are correct? The Rowlatt Act was based on the recommendation of a sedition committee. अगला, in Rowlatt Satyagraha, Gandhi ji tried to utilize the Home Rule League. In Rowlatt Act Satyagraha, गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। गांधी जी का एक ही फंडा था कि जब वो स्टार्टिंग में आए थे इंडिया में, जब वो आए स्टार्टिंग में इंडिया में, तो उनका गोल था कि भाई मैं ना किसी को यूज़ नहीं करूँगा, पहले मैं आके समझूँगा पूरे, सभी को समझूँगा। गांधी जी ने जब इंडिया में आए, तो पहले कुछ साल उन्होंने सब समझा, किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशन से हाथ नहीं मिलाए, बिकॉज़ गांधी जी वाज़ फोकसिंग ऑन लर्निंग अबाउट इंडिया। बट बाद में जब उनको समझ में आया, जब रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आया, जब ये आया, तो उसके बाद इंसिडेंट हुआ जलियांवाला मैसेकर। फिर गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट भी के साथ भी हाथ मिलाए, फिर गांधी जी ने होम रूल के साथ भी हाथ मिलाए। तो गांधी जी रॉलेट एक्ट के टाइम पे सभी का क्या कर रहे थे, हाथ मिलाना स्टार्ट कर दिया था। तो हाँ, इसमें भी कर रहे थे होम रूल लीग को यूटिलाइज। और ये जो आई थी, एक सेडिशन कमेटी के बेसिस पे आई थी, बिल्कुल सेडिशन कमेटी का ही नाम है, जो हम देखते हैं कि जिसके सेडिशन कमेटी आई थी, उस कमेटी ने बोला था कि हाँ भाई, आप ऐसे लॉ बनाएं जिसमें किसी भी इंसान को उठाया जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल। तो उसी के बेसिस पे आया था। डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद रॉयल सत्याग्रह? नहीं। डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन केम लेटर। तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का कमीशन का कोई लेना देना नहीं है। आप इतना ही पता होता ना आपको इसमें, कि भाई गांधी जी ने 1999 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में होम रूल को यूज करना स्टार्ट किया, बिल्कुल किया, बिकॉज गांधी जी क्या कर रहे थे, अगर खिलाफत मूवमेंट के साथ हाथ मिलाना स्टार्ट कर रहे हैं तो इनके साथ क्यों नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में नहीं किया था उन्होंने, अब तो करना स्टार्ट कर दिया था। दूसरा सही है। और तीसरा, अलग अलग टाइम है ये, साइमन कमीशन और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। साइमन गो बैक के जो नारे थे, वो जब रिफॉर्म्स की बातें हो रही थी तब आए थे, मोन्टेगू चेल्फॉर्म रिफॉर्म। उसका रॉलेट एक्ट सत्याग्रह से कोई लेना देना नहीं है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात चल रही थी उस टाइम, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो थर्ड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, तो आंसर वैसे ही क्या आ गया, बी इज द आंसर। तो 16 का आंसर क्या है, 16 का आंसर इज बी। नाउ 17th, among the following which were frequently mentioned in the news for outbreak of Ebola? उस टाइम आया था, अब नहीं पता है। Ebola was basically in the countries like Guinea, Sierra Leone and Liberia। ये उन कंट्रीज में था। These were the countries of African origin। इतना पता होता ना कि मेरे को अफ्रीका टच करना है, ना मेरे को वेस्ट एशिया, ना मेरे को साउथ ईस्ट एशिया, ना मेरे को जमाइका वाला, मेरे को कहाँ पे टच करना है, जो अफ्रीका के, नॉर्थ अफ्रीका कंट्री है। तो 17th का आंसर क्या है, बी शुड बी द आंसर। अगर पता होता, अब ये न्यूज़ में नहीं है तो इस क्वेश्चन की रेलिवेंस नहीं है, पर आपको इतना पता था ये बोला आया कहाँ से था, कौन से कॉन्टिनेंट से था, अफ्रीका से, तो उसके बेसिस पे कर लेते। तो ये क्वेश्चन भी आपका बस यहीं से हो जाता कि अफ्रीका में आया था। अगला देखते हैं। तो कई क्वेश्चन ना बहुत पुराने हो गए हैं, अब आप वो करने नहीं है, अपने आपको आने चाहिए ना, आपको करने हैं, पर हम माइंडसेट को समझ रहे हैं यूपीएससी के। तभी 15 का पेपर लास्ट, तभी हम 14-13 में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही पुराने हो जाएंगे। उसमें माइंडसेट आप 15 से लेके 25 तक समझ लें, काम खत्म। पर उन 11 पेपर्स के 1100 क्वेश्चन को आप 11,000 बार देखें। 11 पेपर्स के 11 क्वेश्चन को 11,000 बार देखें कि भाई एग्जामिनर किस चीज को ध्यान में रख के क्वेश्चन सेट कर रहा है। ये पकड़ लें, बस नब्ज पकड़ लें कि कौन सी चीजें हैं एग्जामिनर के पास क्वेश्चंस को गलत करने की। आधा काम आपका वहीं पे हो गया है। अब है विद रेफरेंस टू फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड बाय पावर प्लांट्स यूजिंग कोल एज फ्यूल। आपने कोल यूज किया, कोल को बर्न किया, ऊपर से फ्लाई ऐश निकलती है, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला लिखा है, फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर द बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन। भाई कोल से निकली है आपकी फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश में पार्टिकल्स होते हैं, यू कैप्चर फ्लाई ऐश,
This fly ash can be used. These are basically a particles. These are basically a particles जो सस्पेंड कर रहे हैं. अब पार्टिकल्स को जोड़ के आप कुछ मर्जी बनाए. ब्रिक बनाना है ब्रिक बनाए, स्टोन बनाना है स्टोन बनाए, बिकॉज दीज आर पार्टिकल्स जो कहां से निकल रहे हैं, कोल से, और वैसे से ब्रिक भी बन जाएगी. फ्लाई ऐश और कैन बी यूज्ड. बिल्कुल भाई, छोटे ब्रिक्स बड़े ब्रिक्स कुछ तो बनी जाएंगी. फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स ऑफ कंक्रीट. पोर्टलैंड सीमेंट के कुछ कंटेंट्स को फ्लाई ऐश रिप्लेस कर सकती है. ओके, मुझे बताएं, पहला दूसरा क्वेश्चन देखिए. अगर फ्लाई ऐश से ब्रिक बन सकती है तो मतलब उसमें पार्टिकल्स हैं. अगर फ्लाई ऐश में पार्टिकल्स हैं तो पोर्टलैंड सीमेंट में भी कुछ कॉम्पोजिशन होगी. तो क्या फ्लाई ऐश को सीमेंट में यूज कर सकते हैं? अब इसको आप देखें, पहली दो स्टेटमेंट्स क्या सिंक में है कि नहीं है. यहां पे उसको तुम ब्रिक बना रहे हो. आप ब्रिक इमेजिन कर लो तो सीमेंट में कुछ ब्रिक का मटेरियल भी यूज होता होगा. पोर्टलैंड सीमेंट में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारी कॉम्पोजिशन होगी. आप इमेजिन करो ब्रिक, फ्लाई ऐसे आपने ब्रिक बनाई है, ब्रिक को तोड़ा आपने और कहां डाल दिया, सीमेंट में. क्या लग रहा है आपको कि सीमेंट में ब्रिक का कोई भी पार्टिकल होता होगा? जब आप तोड़ देंगे ब्रिक को तो जब निकलेगा उसका चूरा, क्या आप उसको सीमेंट में डाल सकते हैं? क्या सीमेंट प्योर वो होता है? क्या सीमेंट में और भी पार्टिकल्स होंगे? तो बिल्कुल सही बात है. तो अगर पहला सही है तो दूसरा सही होने के चांसेस ज्यादा नहीं लग रहे आपको? आपने इंज्यूम किया फ्लाई ऐसे ब्रिक बनती है, आप सोचा हाँ कोल से पार्टिकल निकलने, पार्टिकल को कंबाइन किया तो क्या बन जाएगी, ब्रिक. और वो ब्रिक है, ब्रिक से हम क्या, ब्रिक का एलिमेंट सीमेंट में नहीं होता होगा? आंसर है होता होगा. सारा का सारा जो सीमेंट होगा वो जोड़ने वाला थोड़ा ना होगा, उसमें और भी चीजें होंगी. तो बात सही है. फ्लाई ऐश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड ओनली. ये ओनली वर्ड गलत है. फ्लाई ऐश में 3600 चीजें होंगी. कोल के बर्न से निकला है, कोल में 3600 चीजें होती हैं. एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स. फ्लाई ऐश में अगर टॉक्सिक एलिमेंट ना हो, एनी टॉक्सिक एलिमेंट, भाई फ्लाई ऐश में टॉक्सिसिटी डिपेंड करती है आपने कोल कौन सा बर्न किया है, और कोयल में बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, तो फ्लाई ऐश में क्यों नहीं होंगे? दिस बट नॉट दिस. एक तो ओनली लगाया है, ऊपर से लिखा है नो, ये गलत है. जैसे ही आपने काटा, आंसर क्या बचा, टू तो पक्का सही है. टू पक्का सही है तो ये पक्का सही है, तो ये तो वैसे सही हो गया है. आंसर इज ए. दिस इज द वे टू सॉल्व क्वेश्चन. थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेशन, इमेजिनेशन, रियल लाइफ को साथ में लेके चलना पड़ेगा. कोई नहीं पढ़ता है फ्लाई ऐश के बारे में. तो फ्लाई ऐश के रूल्स आए थे उस टाइम, तो ये न्यूज में था तो पूछ लिया. पर अब क्या करेंगे, अब ऐसे करेंगे इसको. अब पूछ रहे हैं विद रेफरेंस टू ड्यूगोंग, अ मैमल फाउंड इन इंडिया. एक ड्यूगोंग है, इट इज अ मैमल फाउंड इन इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. तीन स्टेटमेंट हैं, तीनों तो वैसे ही नहीं है आंसर में, तो पक्का तीनों तो सही नहीं है, एक तो गलत है ही है. देखते हैं कौन सी है. इट इज अ हर्बीवोरस मैरीन मैमल. इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया. भाई ये कहना चाह रहे हैं ड्यूगोंग इज अ हर्बीवोरस मरीन मैनिमल. मैमल है ड्यूगोंग. क्या बोलते हैं ड्यूगोंग को? अगर थोड़ा सा पता होता, सी काउ. काउ क्या होती है, हर्बीवोरस, तभी नाम क्या है, सी काउ. सी में है तो मरीन हो गई है. पहला सही. इंडिया के पूरी कोस्ट में, मतलब ऐसा कोई गैप नहीं है कि हाँ इतने में भी क्या ना मिलती हो, ड्यूगोंग ना मिलती हो. भाई इंडिया में कोस्ट में मिलती होगी, एंटायर मतलब ईच एंड एवरी स्ट्रेच, ये तो पॉसिबल नहीं है. इट्स एक्सट्रीम स्टेटमेंट. कोई भी स्पीसी हर जगह पे तो नहीं मिलती है, एंटायर कोस्ट पे तो नहीं मिलती है. मान लो यहाँ पे थोड़ा सा 2 किलोमीटर का गैप है, वहां पे नहीं मिलती है, तो क्या बोलोगे, इंटायर कोस्ट 1 किलोमीटर पे ना मिली तो ऐसे तो ना स्पीशी पूरे के पूरे इंडिया, उसने डिसाइड किया यहाँ से लेके अब तो पूरे यहीं पे रहेंगे हम. गलत. गलत. पहला सही. आंसर क्या आ गया, सी इज आंसर. ऐसे करना है, इस माइंडसेट को तो आपको डिकोड करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है. तो आंसर इज सी. ये वैसे सही हो गया. इट इज शेड्यूल 1, लीगल प्रोटेक्शन दिया इसको हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में. अब ये अमेंड हो गया है, पर उस टाइम की बात करें तो ये शेड्यूल 1 में था, अब भी शेड्यूल 1 में ही है, पर अब ये एक्ट अमेंड हो गया है.
हु ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर द इकोनॉमिक क्रिटिक या क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया? इनमें से कौन कौन से कॉलोनियलिज्म के क्रिटिक हैं? पहला है दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर, आर सी दत्त। आप पढ़ते होते हैं, दादा भाई नौरोजी की बुक है ना, जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो इकोनॉमिक क्रिटिक है। आर सी दत्त भी क्या है? इकोनॉमिक क्रिटिक है। जो इनकी बुक है ना, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये जो कुछ बंदे हैं, जो दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त, ये तो हम पढ़ते हैं कि ये इकोनॉमिक्स में इन्होंने काम किया है, ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन दिखाने की कोशिश की थी। तो 1 और 3 तो करेक्ट है ही है। जैसे ही 1 और 3 करेक्ट हुए, आंसर वैसे ही क्या आ गया? डी। और जी सुब्रमण्यम अय्यर, हमें पता है कि ये बंदे हैं जो जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये नेशनलिस्ट थे। क्या इन्हों मुझे एक चीज बता दें, बस मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं कि ये तीनों बंदे हैं, ये 3 बंदे हैं, हमें ये पता है, चलो हम पढ़ते होते हैं, इनकी बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इनकी बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाम इकोनॉमिक्स आ रहा है, तो बंदे के 1 3 होगा, तो आंसर डी आ गया, क्योंकि 1 3 तो इसी में ही है। अब मुझे बताओ, ये बंदे नेशनलिस्ट हैं? क्या गांधी जी वॉज द नॉट द इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिशर्स? ही वॉज ऑल्सो द क्रिटिक ऑफ ब्रिटिशर्स। अब जो कोई बंदे ये इतने बड़े, जैसे जी सुब्रमण्यम अय्यर, आप नाम सुना होगा, ये नेशनलिस्ट लीडर हैं। अब भाई इन्होंने इतने साल में कभी ना कभी तो ब्रिटिशर्स का क्या किया होगा? इकोनॉमिक क्रिटिक किया होगा। बिकॉज कोई भी नेशन जो आके कॉलोनाइज हुआ है, तो मेन वो इकोनॉमिक के बेसिस पे हुआ होगा। इकोनॉमिक फ्रीडम तो आपकी हार्म हुई होगी, आपकी आर्टिजन तो क्या हुए? खराब हुए होंगे। तो क्या इन लीडर्स ने कभी ना कभी तो इकोनॉमिक के बारे में बात की होगी? तो ये कहना कि ये इकोनॉमिक क्रिटिक नहीं है, बहुत गलत बात हो जाएगी। तो इन्होंने कभी ना कभी तो इकोनॉमिक की बात की होगी, तभी क्या है ये इकोनॉमिक क्रिटिक का आंसर इज डी। तो ये सोचें कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब कोई नेशनलिस्ट लीडर है, वो हर मुद्दे पे बात कर रहा होगा। हाँ, अगर लिखा होता मेन फोकस वॉज, तो देखते हम क्या क्या वो क्रिटिक है, क्यों नहीं है? सभी क्रिटिक थे ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज के। एक रिपोर्ट पहले आती थी, आजकल नहीं आती है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट होती है, दिस इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। अब भी आप पेपर में पूछ सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए। एक होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक या ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, एक होती है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक होती है आईएमएफ की, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स होती है वर्ल्ड बैंक की। तो आंसर इज डी, वर्ल्ड बैंक इज द आंसर। तो ये रिपोर्ट्स आप देख लें, याद कर लें साथ साथ में जो हम कर रहे हैं। When the Reserve Bank of India reduces the SLR ratio by 50 points, बड़ा वेरी बेसिक क्वेश्चंस। भाई 15 में देखेंगे ना, कट ऑफ गई थी आपकी अराउंड 116 के आसपास गई होगी, मतलब 110-15 के आसपास गई थी कट ऑफ। बहुत ज्यादा जाती थी। क्वेश्चन भी तो सिंपल है ना भाई। आप देखिए, अगर पेपर लेवल इजी भी आ गया, इजी मतलब बेसिक लेवल का पेपर आ रहा है, तब भी कट ऑफ जा रही है 115-20, तब भी 170 नहीं जा रही है। मतलब यूपीएससी का जैसा मर्जी पेपर आए, कट ऑफ 120 से ज्यादा जाने वाली है ही नहीं है। हाँ, जितना मर्जी टफ आ जाए, 80 से कम जाने वाली नहीं है। तो आपको पेपर में पेपर को जज करना पड़ेगा कि पेपर 80 वाला है या 120 या 110 या 100 या 90 वाला। फिर आप पेपर में समझ पाएंगे कि पेपर का लेवल टफ है, फिर मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। पर दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस और पेपर्स देख समझ में आएगी भाई लेवल क्या है। नहीं तो अगर पेपर में जाके डाउट कर लिया अपने आप पे कि पेपर आसान है, मेरे से नहीं हो रहा है, फिर आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये पेपर्स बहुत ज्यादा आपको ज्ञान देके जाते हैं कि भाई पेपर वाले दिन आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। आपको बैठ के वहां समझ लेना है कि पेपर टफ है, अब मेरा गोल क्या है, 100 105 नंबर लेना, अब मैं गेम खेलूंगा वैसे ही। ये सोच के कि 120 की गेम है, आप टेंशन ले रहे हैं पेपर में, तो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। these 2 hours that you remain confident is a key core idea कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाए। क्योंकि जितना मर्जी पढ़ लें, अगर सेल्फ डाउट पेपर में आ गया तो फिर धज्जियां उड़ जाएंगी आपके एग्जाम की। अब क्वेश्चन है, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बाय 50 पॉइंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैपन? अगर एसएलआर रेशियो कम हो रही है, मतलब बैंक्स को कम पैसा रखना पड़ रहा है रिजर्व की फॉर्म में, ज्यादा पैसा मार्केट में जाएगा इन टर्म्स ऑफ लोन्स। इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज ड्रास्टिकली, 500 बार बोला है वर्ड ड्रास्टिकली हमेशा गलत होता है, क्योंकि इससे ग्रोथ बढ़ सकती है। ड्रास्टिकली बढ़ेगी हम कैसे बोल सकते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री। देखते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लैंडिंग रेट्स, दिस इज द रियलिटी। भाई बाहर से पैसा इंडिया में आए, ये बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है, ना कि रेट कट पे डिपेंड करता है।
It may drastically reduce the liquidity in the banking system. In fact, it will increase the liquidity rather than reduce. तो drastically reduce तो वैसे ही गलत होता है. तो पहला गलत है, डी गलत है, और आपको पता है कि बी तो बहुत सारे और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो क्या बचता है आपके पास? तो यू आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. तो 22 का आंसर क्या है? सी इज द आंसर. क्यों है? बिकॉज जितना एसएलआर कम होगा, रिजर्व कम होंगे, ज्यादा लैंड करेंगे तो पैसा ज्यादा है, तो लैंड भी सस्ता करेंगे, तो लैंडिंग रेट क्या कर देंगे? कट कर देंगे. With reference to the use of nanotechnology in health sector, which of the following statements is or are correct? और ना एक चीज समझें, अगर मान लो एक क्वेश्चन आया है, इसके होने से डायरेक्टली इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उसके होने से क्या पड़ेगा, उसके होने से क्या पड़ेगा, वो नहीं सोचना है. ऑलवेज आंसर इज करेक्ट वो वाला जो डायरेक्ट इंपैक्ट की बात करता है, रेदर देन इनडायरेक्ट, या वो इंपैक्ट जो क्या है आप चार कंडीशन लगा के पहुंच पा रहे हैं. दैट इज नॉट द केस. 23rd says with reference to the use of nanotechnology in health sector, which of the following statements is or are correct? कि भाई हेल्थ सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करना है आपको. अब आपको पता है क्या होती है नैनो टेक्नोलॉजी, छोटे लेवल की बात कर रहे हैं. टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी. आपको समझ में आता है ना, ड्रग कहां भेजना है, वो नैनो लेवल पे सही भेज पाएंगे या ब्रॉड लेवल पे? ऑफ कोर्स नैनो लेवल पे. तो नैनो टेक्नोलॉजी का ये तो इंपॉर्टेंस होगा ही होगा ना, कि भाई आप ड्रग डिलीवरी कर पाएंगे बहुत ही छोटे लेवल पे, क्योंकि आपने क्या बनाए? नैनो बोर्ड्स बनाए जो आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे प्रिसाइज लोकेशन पे. तो नैनो बोर्ड्स आपके सेल लेवल के होंगे, तो सेल लेवल पे जाके ड्रग भेजना आसान है कि नहीं? आपको किसी सेल को मारना है, तो आप कीमोथेरेपी करनी है, सेल को मारना है केमिकल से, आपने सेल के लेवल के बनाए पार्टिकल्स, उसको भेजा. कहीं आप पूरे ब्रॉड लेवल पे भेजते हैं, सारे सेल्स मर जाते हैं, सही वाले भी और खराब वाले भी. Nanotechnology can largely contribute to gene therapy. Nanotechnology can largely contribute to gene therapy. भाई मुझे बताएं जीन थेरेपी क्या होती है? जिसमें तुम जीन के लेवल पे कर रहे हो, जीन के लेवल पे कोई थेरेपी है, तो नैनो टेक्नोलॉजी जीन थेरेपी अच्छी करेगी या दूसरी अच्छी करेगी? तो वो भी नैनो टेक्नोलॉजी करेगी. तो बोथ आर करेक्ट. तो आंसर इज गोइंग टू बी सी. सो सी इज द आंसर, कि जीन थेरेपी भी नैनो टेक्नोलॉजी के लेवल पे है. अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट है ही नहीं है. इन इंडिया मार्केट्स इन एग्रीकल्चर आर रेगुलेटेड अंडर द, और आपको पता है भाई आज भी कि मार्केट जो होती हैं वो स्टेट वाली हैं. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट. मार्केटिंग वाला काम कौन करते हैं? स्टेट्स करती हैं. तभी तो हम ई नैम लेके आए हैं ना, क्योंकि ई नैम लेके आए थे नेशनल लेवल पे. हम देख रहे थे क्योंकि अभी इसको कौन कर रहे हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एपीएमसीज, ये तो सुना होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज. तो वो डिफरेंट स्टेट्स करती हैं. बस ये पता होता ना कि स्टेट्स के अपने अपने लेवल पे होते हैं, तो आंसर वैसे ही क्या आ जाता? बी. क्योंकि बाकियों में स्टेट्स वर्ड मेंशन नहीं है. बाकी जो स्टेट वर्ड मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे मतलब क्या है, ये एक्ट नेशनल लेवल के हैं, और इंडिया में मार्केटिंग स्टेट लेवल पे होती है, स्टेट सब्जेक्ट है वो. तो आंसर वैसे ही भी हो जाता. इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? साफ पता है आपको, गैंगेटिक डॉल्फिन. अब देखें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं 15 में, 2015 में, कि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? गैंगेटिक डॉल्फिन. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पे क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन 3-3 वाले बहुत कम है, जनरली वन लाइनर है. तो देखते हैं इसको. विद रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट एडवोकेटेड द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस. It wanted to establish the dictatorship of proletariat. It advocated separate electorate for minorities and oppressed classes. अब मुझे एक चीज बताएं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, क्या ये कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी है? नहीं जी. अगर ये वो वाली पार्टी नहीं है, तो मुझे एक चीज बताएं, ये आइडिया किसका होता है? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट. डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट. It is an idea of a communist. It is a socialist party. It is not a communist party. और communist party का गोल होता है dictatorship of proletariat, because these are words given by Marx. तो ये वैसे ही गलत हो गया आपका. It advocated the boycott of British goods and evasion of taxes. It's a party which will contest elections. It has contested elections. It can't do evasion of taxes because this will become illegal, and a party will declare illegal for that. Party will not do something illegal. अगला, इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट. भाई मुझे बताएं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है,
तो पक्का ये पार्टी कांग्रेस से एसोसिएटेड होगी, और कांग्रेस ने कभी भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं की, बिकॉज कांग्रेस कभी ऐसा कर नहीं सकती, बिकॉज कांग्रेस इज अ पार्टी, वो सभी की पार्टी थी, वहां मुस्लिम्स भी थे, हिंदूज भी थे। कांग्रेस की पार्टी ये कैसे बोल दे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाए? गांधी जी ने अलाउ नहीं किया, लीडर्स जो कांग्रेस के उन्होंने अलाउ नहीं किया, लास्ट तक वो यूनिटी चाहते थे, और उससे यूनिटी नहीं आती है, तो ये भी क्या है? गलत। तो ऑल थ्री आर इनकरेक्ट, आंसर इज डी। पहला क्वेश्चन इतने सालों में हमने देखा जिसमें 3 स्टेटमेंट और तीनों गलत हैं। दीज आर वेरी वेरी रेयर। फर्स्ट मतलब ऐसे 3-4 बार और आए हैं। तो अगर मान लो आपको ये तीनों स्टेटमेंट दी होती, आपको लगाना होता, तो आप कभी भी तीनों गलत ना लगाते, अगर आपको नहीं पता होता, क्योंकि वो चांसेस ही वो ज्यादा है, वो पैटर्न है। ये तो हमने लॉजिक लगाया तो हम डी पे पहुंच गए। तो आपको स्टेटमेंट लॉजिक के बेस पे करनी है, या अपने जो हम पैटर्न डिकोड कर रहे हैं? पैटर्न डिकोडिंग इज इंपॉर्टेंट, आपको वही अप्लाई करना है अगर लॉजिक नहीं लग पा रहे हैं। अगर लॉजिक लग पा रहे हैं तो लॉजिक्स आर सुप्रीम, उसके ऊपर कोई चीज ही नहीं है। आया समझ में? तो हम देख रहे होंगे कि कई बार हम पैटर्न लगाते हैं, कई बार लॉजिक। से होता क्या है, आपको चीजें लॉजिक के बेसिस पे करनी है। ये कोई वो चीज नहीं है कि आप रट्टाफिकेशन लगा के जाएं। आपको पैटर्न्स भी पता है, आपको एग्जामिनर का माइंडसेट भी पता है, आपको लॉजिक्स भी पता है, और लॉजिक कैसे बनाने हैं वही माइंडसेट है, कि क्या हम ये लॉजिक लगा के यूपीएससी के माइंडसेट को डिकोड कर पा रहे हैं कि नहीं। तो जो हमने लॉजिक्स बनाए हैं, ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लॉजिक्स हैं। आप ये लॉजिक टेस्ट सीरीज में लगाएंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वहां नहीं लगेंगे, वो यहीं पे लगेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन भी यूपीएससी के पास्ट ईयर देखे हैं, ना कि कोचिंग के पास्ट ईयर देखे। आया समझ में? तो पैटर्न्स को, लॉजिक्स को सुप्रीमेसी देनी है, और लॉजिक इतने सुप्रीम है कि आपकी नॉलेज में भी अगर कभी डाउट आए, ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस लॉजिक रेदर देन नॉलेज, बिकॉज नॉलेज हिल सकती है, लॉजिक आर वेरी प्योर फॉर्म में होते हैं वो। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। द राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और इमेंड अ मनी बिल। तो हाँ, ये तो पता ही है ना कि राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और इमेंड द मनी बिल, क्योंकि ये सारी पावर किसको दी है? हमने लोकसभा को दी है। तो दिस इज अ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। ऑफ कोर्स राज्यसभा डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं, ये कहां होती है? सारा काम ये लोकसभा में होता है, राज्यसभा में कुछ नहीं होता है इन पे वोटिंग। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल, ये बजट है, मतलब ये वर्ड क्या है? बजट ही होता है। हमें संविधान में क्या लिखा है उसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो राज्यसभा कैन डिस्कस दिस बट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये वोटिंग होती है लोकसभा में होती है। तो थर्ड तो इनकरेक्ट हो गया, और पहले दो क्या है? करेक्ट। तो आंसर क्या है? बी। राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स में जो डिफरेंस होता है वो इसी मनी बिल को लेके होता है, पैसे को लेके होता है। तो 27 का आंसर इज बी इज द आंसर। अगला है 28 का आंसर क्या है? The Government of India Act 1919 clearly defined the separation of power between judiciary and legislature, the jurisdiction of central and provincial governments, the power of Secretary of State for India and Viceroy, none of the above. अब मुझे एक चीज बता दें बस आप, सिंपल सी। 1919 के एक्ट में और 1935 के एक्ट में, 1919 के एक्ट में हमने क्या लेके आए थे? हम लेके आए थे डायरकी एट प्रोविंसेस, लेके आए थे डायरकी एट प्रोविंसेस, मतलब कुछ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स होंगे। तो इसके लिए कौन सब्जेक्ट होने चाहिए? अगर ये तो तभी बताए होंगे ना, तब पहले क्या बताए होंगे? सेंट्रल सब्जेक्ट्स। अगर हमने प्रोविंसेस में डायरकी ले आए हैं, मतलब प्रोविंसेस के सब्जेक्ट ले आए हैं। अगर इनके सब्जेक्ट ले आए हैं तो उनको भी सब्जेक्ट दिए होंगे, तभी इनके सब्जेक्ट आए होंगे। जब आपने बोला होगा कि आपके लिए ये काम करने को, इसका मतलब क्या? बाकी काम कौन करेगा? सेंटर। इनमें भी काम क्या है? दो में डिवाइड कर दिए, कुछ इंडियंस करेंगे, कुछ कौन करेगा? ब्रिटिशर्स करेंगे। तो मतलब यहाँ पे पावर सेंटर और प्रोविंसेस को तो आपने क्या की होगी? डिवाइड पक्का की होगी। एक ही आंसर देना, तो आंसर अपने आप क्या आ गया? बी। तो आपने देखा कि 1919 में प्रोविंसेस को डायरकी दी, मतलब प्रोविंसेस को पावर्स दी। प्रोविंसेस में पावर दो में डिवाइड की, जब प्रोविंसेस में पावर डिवाइड की होगी तो सेंटर में भी डिवाइड की होगी, मतलब पावर सेंटर और प्रोविंसेस में पक्का डिवाइड होगी। इतना सही लॉजिक लगाया और आंसर पे पहुंच गए बी पे। कुछ और जानने की जरूरत है इसमें? नहीं। समटाइम्स आपको आंसर पता लग गया है, बाकी स्टेटमेंट्स वैसे ही मैटर नहीं करती है। Which of the following brings out the consumer price index for industrial workers? अब आपको पता है भाई, वर्कर्स की बात हो रही है, तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर की कौन निकाल लेगा? लेबर ब्यूरो निकाल लेगा। वर्कर की बात हो रही है तो आंसर वैसे ही क्या है? लेबर ब्यूरो।
ट्रेनिंग और पर्सनल भाई ये सिविल सर्वेंट्स के लिए होता है, इकोनॉमिक अफेयर्स क्यों निकाल लेगा, रिजर्व वैकेंट निकालता ही नहीं है, सीपीए तो गवर्नमेंट का काम है, ये काम गवर्नमेंट का है, तो ए तो वैसे ही नहीं है ना, ये सिविल सर्विस का काम है, जो डी वैसे क्या बचा, क्या बी और सी, बेटर कौन सा है, लेबर या इकोनॉमिक अफेयर्स? ऑफ कोर्स लेबर, ये इकोनॉमी थोड़ा काम करेगी, ये काम ये थोड़ा करती होती है इकोनॉमिक अफेयर्स, यहाँ ये तो सीएसओ करती है, एनएसओ करती है, या ऐसी बॉडीज करती हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स इकोनॉमी को डील करेगी या उसको डील करेगी, इन्फ्लेशन को। 30 का इन द कंटेक्स्ट ऑफ, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ, और ना 3 स्टेटमेंट हैं, थोड़ा मजा आएगा, 15 वाले में 3 स्टेटमेंट मिल जाए तो मजा आ जाता है, नहीं तो सिंगल स्टेटमेंट वाले आंसर ही होते हैं। तो देखिए इसको 30 को, फिर करते हैं इसको। In the context of modern scientific research, consider the following statements about ice cube, a particle detector located at South Pole, which was recently in the news. तो क्या है ये? Ice cube, a particle detector located at South Pole. It is the world's largest neutrino detector encompassing a cubic kilometer of ice. It is a powerful telescope to search for dark matter. It is buried deep in the ice. अब मुझे एक चीज बताएं, आइस क्यूब है, थर्ड देखिए, इट इज बरीड डीप इन द आइस, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर। आपने एक चीज देखी भाई, आइस क्यूब है, तो अगर न्यूट्रिनो डिटेक्टर करने हैं और क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस है, मुझे बताएं न्यूट्रिनो जो पार्टिकल्स हैं, आपको पता होगा ना जब आपने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स पढ़ा होगा कि न्यूट्रिनोज बड़े छोटे लेवल पे होते हैं, तो इनको ये डिस्टर्ब जल्दी हो सकते हैं, तो ये डिस्टर्ब ना हो तो हम कहाँ पे रखेंगे इनको, ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे कोई भी क्या, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, तो आइस को इसे बरी कर रहे हैं आइस में, तो सीम्स वेरी लॉजिकल। इतना पता होना चाहिए कि न्यूट्रिनो है क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन को भी नीचे जाके न्यूट्रिनोज होते हैं, मतलब ये ऐसे पार्टिकल्स हैं बहुत ही छोटे लेवल के हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये पता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत जल्दी क्या होंगे, डिस्टर्ब होते होंगे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से, तो इनको आप कहीं पे क्या आइसोलेट रखोगे, डीप आइस में रखा है आपने, सीम्स लॉजिकल, तो आपने पहला काटा, 3 पक्का सही है। अगर आइस में किया है आपने बरी, तो नाम क्या है, आइस क्यूब, तो क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस, इनकम्पासिंग अ क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर, इट्स अ पावरफुल टेलीस्कोप टू सर्च फॉर डार्क मैटर, डार्क मैटर, और ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप है। अब जब आप ये कर रहे थे तो हमें फील आई कि भाई 3 हैं, तीनों तो सही नहीं होंगे, तो आपने काटा मारा, 2 सही हैं, ये आपको और ये आपको सही लग रहा है, मेरे को लगा कि ये टेलीस्कोप वाली चीज़ नहीं सही है, पहले तो मैंने माइंड में बनाया कि 3 फैक्ट हैं, तीनों तो सही नहीं होंगे, और थर्ड सीम्स लॉजिकल, अगर मैं क्या मानता हूँ, फर्स्ट को सही मानता हूँ, तो इफ आई अज्यूम फर्स्ट एज करेक्ट देन थर्ड इज करेक्ट, तो 1 एंड थर्ड आर इन सिंक विद ईच अदर, नाम में लिखा है क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस, आइस न्यूट्रिनोज, एक है टेलीस्कोप ऑफ डार्क मैटर, तो मुझे 1 3 लगे सिंक में, थर्ड नहीं लगा, तो मैंने क्या लगा दिया, 1 एंड 3, इसका आंसर डी है 1 2 एंड 3, पर क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं आता है, तो चांसेस इसके क्या हैं, 2 ही सही माने जाने जाए, क्योंकि यहां ना बड़े फैक्ट्स हैं, इट्स अ पावरफुल टेलीस्कोप टू सर्च फॉर डार्क मैटर। अब मैं इसमें यह भी सोच सकता था भाई कि जो डार्क मैटर है वो भी न्यूट्रिनो से बना है, और न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना है, डार्क मैटर को भी डिटेक्ट करना होगा, पर मुझे टेलीस्कोप की बात समझ नहीं आई मेरे को, कि टेलीस्कोप ही है ये, या न्यूट्रिनो डिटेक्ट करने का कोई और तरीका है। तो साइंटिफिक रिसर्च है,
अ पार्टिकल डिटेक्टर लोकेटेड एट साउथ पोल। तो हमें समझ नहीं आ रही थी, तो हमने इसलिए 1-3 मार्क किया। आंसर इसका डी है, पर घबराए नहीं। करना हमें मार्क क्या था, बी सी डी में से हमने जो एलिमिनेट किया कि भाई ए 1 2 3 नहीं होंगे तीनों, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है अगर इतने फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हो। है इसका आंसर डी, पर अगर आपको नहीं आता था तो आप इसका आंसर 1-3 मार्क करके आते, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमने यही पैटर्न डिकोड किए हैं इसके। 1 2 3 वाले तो हमने किए भी नहीं है इसके। The terms agreement on agriculture, agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures, पीस क्लॉज किसके कंटेक्स्ट में आता है? आपने 500 बार पढ़ा है कि भाई आप पे टैरिफ बैरियर होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं। तो नॉन टैरिफ क्या होते हैं? सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। ये कौन लगाता है टैरिफ बैरियर्स की बातें? WTO। तो आंसर इज सी इज द आंसर। अब ये देखते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो आप ना पेपर में अगर 2-4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके, हमारे पैटर्न के बेसिस पे, बिल्कुल नहीं घबराना है। इनफैक्ट अगर आपके 20% क्वेश्चंस भी गलत हो रहे हैं, अगर आपके 20% क्वेश्चंस भी गलत हो रहे हैं जो आपने इस पैटर्न के बेस पे अप्लाई किया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कट ऑफ फिर भी क्लियर हो जाएगी। दैट्स व्हाई दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट कि भाई आप कितना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। ये है विद रेफरेंस टू द नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नियर फील्ड मतलब आस पास कम्युनिकेट करना है। पहला है इट इज अ कंटेक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स। मुझे बताएं, जब नियर फील्ड है बात करनी है कम्युनिकेशन, तो वो ऑफ कोर्स कंटेक्टलेस होगी, कंटेक्टलेस कम्युनिकेशन होगी, नियर फील्ड है तो। ऊपर से आप क्या यूज करते होते कम्युनिकेशन के लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स, रेडियो वेव्स यूज करते हो, बिल्कुल लॉजिकल है। NFC is designed for use by devices which can be at distance of even a meter from each other. Even a meter, मीटर मतलब क्या होता है भाई? मीटर, 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर अगर देखेंगे तो कितना होगा 1 मीटर? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आपने 100 सेंटीमीटर का स्केल लगाया, तो मतलब एक कमरा है ना, ये कमरा, कमरे मान लो आपका कमरा है नॉर्मल घर में, उसमें नियर फील्ड होगी, हाँ ठीक है ना। इवन अ मीटर, हाँ मीटर इतनी बड़ी डिस्टेंस नहीं है, मीटर बहुत ही कम, किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, मीटर तो बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। तो नियर, मीटर नियर में आता होगा, मीटर आता है नियर फील्ड में आता होगा। और ये भी सही है। NFC कैन यूज इंक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब पहला दो तो सही है, फर्स्ट टू आर करेक्ट। NFC कैन यूज इंक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। हाँ तो भाई नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन करनी है, आप डाटा को इंक्रिप्ट भी कर सकते हो। किसी भी कम्युनिकेशन में इंक्रिप्शन तो वैसे ही पॉसिबल है। तो आंसर क्या आ गया इसका? डी। तो आपने देखा कि भाई हाँ 32 में मैंने देखा कि इट इज अ कंटेक्टलेस, बिल्कुल सही बात है। रेडियो वेव यूज करेगी, बिल्कुल सही बात है। इंस्क्रिप्शन कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या ये इवन अ मीटर तक यूज होगी? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, तो हमने क्या लगा दिया? डी। अब यूपीएससी कह रही है नहीं भाई, इसका आंसर क्या है? सी इज द आंसर, बिकॉज इट इज डिजाइंड फॉर यूज बाय डिवाइसेस व्हिच कैन बी एट अ डिस्टेंस ऑफ इवन अ मीटर फ्रॉम ईच अदर। अब ये कहना है मीटर वाला नहीं है, नियर फील्ड को ये मानते हैं मीटर से भी कम। अब भाई ये आप पेपर में नहीं सोच पाएंगे, पता है तो नॉलेज के बेस पे कर पाए। इवन अ मीटर, 1 मीटर। अब 1 मीटर इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है ना यार। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो आपका स्केल होता है 15-20 सेंटीमीटर का, उसको 5 बार घुमा दें तो इतना भी नहीं होगा। तो नियर फील्ड से फील्ड क्या होगा? अगर कोई चीज कंटैक्टलेस है तो इतना गैप तो होना ही चाहिए ना। ब्लूटूथ क्या होगी? नियर फील्ड कम्युनिकेशन होगी। तो ब्लूटूथ क्या होती है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो आप जाके सर्च करें कि भाई नियर फील्ड का क्या है डेफिनेशन। तो अगर आपको लगता है नियर फील्ड का डेफिनेशन कि आप कभी सोच भी पाते, तो फिर आप सोचते। हम तो मानेंगे नियर फील्ड कम्युनिकेशन की जो होती है वो 1 मीटर तक, तो आज भी मानेंगे, उस दिन भी मान रहे थे। तो उनका मानना है कि भाई नियर फील्ड 4 सेंटीमीटर तक होती है, 4 सेंटीमीटर तक। इनका मानना है कि नियर फील्ड वाली का सेंटीमीटर में होती है, 4 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं। 4 सेंटीमीटर क्या होता है? यहाँ से यहाँ, जैसे ये 4, इतने में करें बस, यहाँ से वहाँ नहीं। अब आप किसको नियर मानेंगे मुझे बताएं, लॉजिकली किसको नियर मानेंगे बताएं। तो आपको आंसर
डी करके आना था, आंसर सी है, गलत होने दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1 मीटर को नियर नहीं मान रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर भी लिख देता, तब क्या नियर मानते? तब तो मानते, पर आंसर क्या है 4 सेंटीमीटर। तो बड़ा टेक्निकल सा था ये, पर हम लॉजिकली लगाएंगे तो हम आंसर और लगा के आएंगे। अगला है द एरिया नोन एज गोलन हाइट्स, आज भी न्यूज में है ये, इसराइल उसको लेके, पैलेस्टीन को लेके, ये किसको लेके न्यूज में है? ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट को लेके न्यूज में, आंसर इज बी। वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट को बोलते हैं ना, उसी को लेके, ना अफ्रीका को लेके है, ना साउथ ईस्ट एशिया, ना सेंट्रल एशिया। आंसर क्या है इसका? मिडिल ईस्ट। 34, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज इंप्लाइज, क्या मतलब होता है कन्वर्टिबिलिटी का? मतलब तुम रुपी को बाकी किसी करेंसी में कन्वर्ट कर पाओ, बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपी नोट्स इनटू गोल्ड, नॉट गोल्ड, allowing the value of rupee to be fixed by market forces, no, freely permitting the conversion of rupee into other currencies, बिल्कुल सही बात है। तो कन्वर्टिबिलिटी और रुपी का मतलब होता है कि तुम रुपी को कन्वर्ट करवा रहे हो, रुपी को किसमें कन्वर्ट करवाओगे? किस कंटेक्स्ट में यूज होती है ये? बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंटेक्स्ट में। उसमें क्या यूज होता है? रुपी और डॉलर या अदर करेंसी। तो आंसर क्या है इसका? सी। तो कन्वर्टिबिलिटी यूज होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इंडिया और आउटसाइड, मतलब रुपी और डॉलर और अदर करेंसीज। तो आंसर इज गोइंग टू बी सी। कहां से आपने लिंक बैठाया, कहां से सॉल्व किया, ऐसे करते हैं। मेडिवल इंडियन स्टेट है और ये प्रेजेंट रीजन है, कहां कहां पे है। अब ना ये चंपका, दुर्गरा, कुलुता, छोड़ आते तो बहुत बढ़िया रहता, कर रहे हैं तो नेगेटिव ही आएगी, छोड़ देते तो बहुत बढ़िया रहता। ये नहीं पता है आपको भाई, कभी मुझे बताएं कुलुता में आप कहां पे कुलुता आपने पढ़ा होगा, कहां पे आपने दुर्गरा पढ़ा होगा, या कहां पे चंपका पढ़ा होगा? बहुत ही कम चांस है कि कोई ये पढ़ता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एक नाम ना तो आपने कभी पढ़े हैं, अगर लप्पा लगा के भी सही हो रहे हैं तो वो लक है, ना कि लॉजिक है। तो दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड एट एनी कॉस्ट। बता देते हैं आपको, जो चंपका है इट इज बेसिकली इन द स्टेट ऑफ चंबा, दुर्गरा इज इन स्टेट ऑफ जम्मू, कुलूता इज इन द स्टेट ऑफ कुल्लू। तो कुल्लू, अब आप देखेंगे कुलुता से कुल्लू बना दिया, दुर्गरा से जम्मू, चंपका से चंबा। आंसर इसका बी बचा ना, ओनली 2। बट ये पता होना मुश्किल था ना, नाम नहीं बन पाने थे, कुलूता से कुल्लू। या तो लिंक अब कर पा रहे हैं बाद में पर कि ये कुल्लू से लिंक है, ये चंबा से लिंक है, अब कर पा रहे हैं, और जम्मू से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी? अब ये नहीं आता मतलब आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता मतलब आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है। अगर ये नहीं आता तो मतलब आपके ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स वीक हैं। इसमें क्वेश्चन में नंबर ना लेने का मतलब है कि आपने अभी तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है। इसका आंसर बताएं, पहले कमेंट सेक्शन बताएं इसका आंसर क्या होगा। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की, और बाकी जो नहीं है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी पता होना चाहिए। भाई आपको पता होना चाहिए कि जो वंशधारा है, वंशधारा इज बेसिकली, आपको पहले बताया था हमने, कुछ छोटे छोटे रिवर्स हैं जो ईस्ट फ्लोइंग है या वेस्ट फ्लोइंग है, वो अब इंडिपेंडेंट रिवर्स हैं। उस दिन भी हमने पढ़ा था, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। वंशधारा एंड पेनार आर द स्मॉल रिवर्स जो किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो ये तो नहीं होंगे आंसर। तो आंसर क्या बचा? 2 and 3। प्रणहिता एंड इंद्रावती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। पर आपको ये पता होना चाहिए रिवर्स की क्या है, वंशधारा, पेनार, ये सारे रिवर्स पता होने चाहिए। जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, ब्रह्मपुत्रा है, इनकी ट्रिब्यूटरीज, और बाकी जो छोटे छोटे रिवर्स हैं साउथ में, ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग, सारे पता होने चाहिए। इस पे क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। यहाँ तो 2 नंबर पक्के होने चाहिए। ये सोच के कि भाई इतने सारे रिवर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्वेश्चन तो एक ही आएगा, तो सर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन आना है, पर आपको करने पड़ेंगे वो, क्योंकि वो तो पक्का ही आएंगे।
When a bill is referred to a joint sitting of both the houses of parliament, it has to be passed by simple majority of members present, 3/4 to एब्सोल्यूट। तो ऑफ कोर्स वहां पे काम कैसे होता है, सिंपल मेजोरिटी से होगा। भाई आपने कोई बिल है, वो आपने जॉइंट सिटिंग में भेज दिया, अब वो बिल जॉइंट सिटिंग में गया है, आपको पता है कि उस जॉइंट सिटिंग में वो बिल गया है तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा ना, वो यहाँ पे भी कैसे पास होता है, वो सिंपल मेजोरिटी से। तो आंसर क्या है इसका, ए। तो ये तो इतना सा टॉपिक हो कि भाई कैसे पास होते हैं बिल, ये भी पता होना चाहिए। तो बिल्स आर पास्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी। तो 37 का आंसर इज डी, ए सॉरी, ए इज द आंसर। बाकी 38, 39, 40 करते हैं, बाकी बाद में करेंगे फिर कल वाली क्लास में। 38, 39, 40 अब देखते हैं। Which one of the following regions of India has a combination of mangrove forest, evergreen forest and deciduous forest? जब हम बात करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो क्या आंध्र में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बंगाल में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सौराष्ट्र में एवरग्रीन फॉरेस्ट है? तो आपने देखा एवरग्रीन फॉरेस्ट तो मैंने ये तो वैसे ही काट दिया, ये भी मैंने वैसे ही काट दिया, और ये भी मैंने वैसे ही काट दिया। तो एक ही बचा, कौन सा, अंडमान और निकोबार। और यहाँ पे ऑफ कोर्स क्या मिलेंगे हमें, एवरग्रीन तो मिलेंगे, मैंग्रोव तो मिलेंगे, कोई पानी है आसपास। तो यहाँ पे क्या मिलते हैं, डेसिडू से मिलते हैं। तो अंडमान और निकोबार है आंसर इसका, डी इज आंसर, जहाँ पे क्या मिलते हैं, बोथ। क्योंकि आपने एवरग्रीन के बेसिस पे बहुत सारे काट दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? अब आपको देखेंगे लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा पता है ना कहाँ कहाँ से एसोसिएटेड है। ये क्वेश्चन ना डिट्टो सेम दोबारा रिपीट हुआ था एक बार। इसका आंसर क्या है, ऑल थ्री, और सॉरी इसका आंसर है दैट, सॉरी अवंती में इस ना, कि विद लाइफ ऑफ बुद्धा, कि मतलब गौतम बुद्ध की लाइफ से कौन कौन से एसोसिएटेड है, कौन कौन से एसोसिएटेड है। अब ये अगर क्वेश्चन वैसे याद आए तो बड़ा मुश्किल है। गंधारा आर्ट बुद्धिज्म, क्या बुद्धा गंधारा में गए थे, क्या बुद्धावंती में एसोसिएटेड है, कोई ना कोई उनका बर्थ डेथ। मगध एम्पायर तो बिल्कुल सही बात है, ये बुद्धा और मगध एम्पायर एसोसिएटेड है। मगध एम्पायर था बहुत बड़ा एम्पायर, बुद्धा बहुत बार गए हैं उस एम्पायर में, तभी तो हम पढ़ते भी हैं कि मगध एम्पायर के बारे में। तो मगध तो मैं लगा के आता। अब जैसे ही मैंने मगध लगाया कि भाई बुद्धा की लाइफ, मगध एम्पायर बहुत बड़ा था, मान लो इंडिया में बहुत बड़ा था मगध एम्पायर। मगध एम्पायर में अशोक भी आते थे, अशोक पूरा इंडिया थे, तो बुद्धा जी पूरे इंडिया में कहीं तो गए होंगे। तो मगध, तो मगध एम्पायर में, मगध में तो गए होंगे, बिकॉज मगध एम्पायर का मेन चीज क्या थी, मगध थी। 4 तो है, तो हमने लॉजिक लगाया कि मगध एम्पायर पूरा का पूरा बुद्धिज्म में था बाद में, पर मतलब बुद्धिज्म मतलब मेन था उनका। और बुद्धा मगध में तो गए होंगे उनकी कैपिटल में। तो 1, 3, 4 और 3, 4, 3, 4 पक्का सही है, कोसाला और मगध। अब देखना था कि 1 है कि नहीं है, मतलब गंधारा तो नहीं है। आंसर 1 नहीं है, तो आंसर क्या है इसका, डी इज आंसर। अब ये ना थोड़ा मुश्किल है, टफ क्वेश्चन है कि क्या पता हमने बुद्धा की लाइफ में बुद्धा कहीं ना कहीं उस इवेंट को लेके गए हो। लाइफ मतलब वो इंसान ने पूरी जिंदगी में अपने कहाँ कहाँ विजिट किया, कहाँ कहाँ से उन्होंने उनके इवेंट्स एसोसिएटेड है। तो उसका आंसर 3 और 4 है। थोड़ा टफ है, एक बार दोबारा रिपीट हुआ था सेम, उस टाइम तो आसान था क्योंकि पहले आया हुआ है, पर बड़ा मुश्किल है ये पता करना कि भाई अवंती में होगा कि नहीं ये लाइफ ऑफ बुद्धा एसोसिएटेड। ठीक है, 40th देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस? कौन, भाई सिंपल है ना, कौन सी है कन्वेंशन जो ओजोन को लेकर डील करती है? भाई मॉनेटरी प्रोटोकॉल है ना, इतना सिंपल क्वेश्चन। आजकल तो इस पर डीप जाके आता है कि कौन कौन सी गैसेस इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी अभी ऐड की हैं रिसेंट में। पहले पूछ रहे कौन सी प्रोटोकॉल के अंदर आता है ओजोन डिप्लीशन, तो बड़ा ही क्या है, इजी है अब तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई कैसे ये इन क्वेश्चंस को हमें करना है, कि कैसे हम इन चीजों को और क्या करें, अच्छे से करें। अब पहले वाले क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, पर माइंडसेट तो उसमें भी क्या हो रहा है, डिकोड हो रहा है। कई क्वेश्चन आपको देखने से लगेंगे मेरे को आने चाहिए, बड़े सिंपल लगेंगे, पर वो होते बड़े टफ है। अगर आपने ये पकड़ लिया ना कि क्वेश्चन टफ है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि भाई नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इजी क्वेश्चन को आप टफ मार रहे हैं, टफ को इजी मार रहे हैं, फिर तो आप पागल ही हो रहे हैं ना।
तो पीवाईक्यू से देखें भाई कि जो अभी बुद्धा वाला क्वेश्चन हमने देखा है वो टफ क्वेश्चन था, वो इजी क्वेश्चन नहीं है जस्ट बिकॉज आपको आंसर पता है उसका। आप ये सोचे ना कि बुद्धा की लाइफ से कौन से रीजन इंपॉर्टेंट है, कितने पढ़ूं बैठ के मैं, अगर मैं तैयार करना हो वो क्वेश्चन तो मुझे पूरा बुद्धा की लाइफ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जहां गए हैं वो तो मुझे पता है, पर जहां नहीं गए वो मुझे कैसे पता कि वहां नहीं गए हैं? बड़ा मुश्किल काम है ना ये। आप अपनी लाइफ में कहां कहां गए हो 50 साल की जिंदगी में मान लो, हाँ कहां कहां गए हो वो तो पढ़ लेंगे हम, कहां कहां नहीं गए हो वो कहां से पढ़े हम? उसके लिए तो पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो दैट क्वेश्चन वाज वेरी टफ जब पहली बार आया था, दूसरी बार तो रिपीट हुआ था तो आसान था, पर फर्स्ट टाइम दैट क्वेश्चन वाज वेरी वेरी टफ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसके लिए आपके पास कुछ ज्यादा है नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, कर लेते हैं थोड़ी बहुत और, 41। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू, कि उनके आने से इंडिया में क्या क्या आया। पहले बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन सब कॉन्टिनेंट, कि पहले हमारे पास सब गन पाउडर नहीं था, ये बाबर लेके आए। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डॉम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, बाबर आया तो मुगल्स आए, बाबर आया तो मुगल्स आए इंडिया में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तिमरूर डायनेस्टी इन द रीजन, ऑप्शंस देखें हैं। अब मुझे एक चीज बताएं बस सिंपल सी, आर्क एंड डॉम दिल्ली सल्तनत लेके आया था या मुगल्स लेके आए थे? तो ऑफ कोर्स दिल्ली सल्तनत लेके आया था, मुगल्स नहीं लेके आए, क्योंकि उनका भी इस्लामिक था, उनको भी आर्किस और डॉम्स बनती थी। लोधी डायनेस्टी देखेंगे, लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के, वहां में भी आर्किस और डॉम्स हैं। सेकंड इज इनकरेक्ट। क्या बचा? 3 एंड 1 3, मतलब 3 पक्का सही है, 1 पे डाउट है। तिमरू डायनेस्टी तो बाबर से आई थी, बिल्कुल सही। 1 देखते हैं, गन पाउडर। भाई गन पाउडर तो आपको पता है ना हिस्ट्री में पहले भी इंट्रोड्यूस हो गया था, बाबर नहीं लेके आए गन पाउडर, लार्ज स्केल पे लेके आए हो सकते हैं, पर इंट्रोडक्शन तो पहले ही हो गया था। आपने पढ़ा है ना, एक पहले भी थे इंडियन जो गन पाउडर लेके आए थे, एक इंडियन जो किंग थे, जो फेमस पर्सनैलिटी हैं, जो टिप्पू सुल्तान, तो उनके टाइम पे भी गन पाउडर आ गया था। तो 1 तो वैसे करेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, तो आंसर इज गोइंग टू बी बी इज द आंसर, ओनली 3। 42, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस, साफ साफ पता है भाई, मोदी जब आए थे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग से, तो आंसर इज डी। व्हाट इज रियो +20 कॉन्फ्रेंस? अब ये ना रियो अर्थ समिट हुई थी, उसके 20 साल बाद दोबारा समिट हुई, तो इट इज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, WTO, IPCC, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो साफ साफ यहां पे है कि जो रियो 20 है, दिस वाज रिलेटेड टू कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि हमने रियो समिट पढ़ी है, रियो समिट इज कॉल्ड एज अर्थ समिट, एंड अर्थ समिट वाज एसोसिएटेड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप वहीं से निकाल लेते तो आंसर क्या आ जाता है इसका? ए आंसर आ जाता। तो जब हम समिट पढ़ रहे हैं तो पिछले वाली समिट जो हमने पढ़ी हुई है उसको आपने एक्सट्रापोलेट करके भी क्या निकाल दिया, इसको +20 वाला निकाल दिया, तो आंसर इससे क्या आया था? क्योंकि ना तो WTO से एसोसिएटेड है, ना IPCC से एसोसिएटेड है, ना कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से एसोसिएटेड है। तो बचता क्या है आपके पास? एक ही बचता है, दैट इज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 43 का आंसर विल बी ए इज द आंसर, सिंपल लॉजिक है। नेक्स्ट इज 44, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, the executive power of union is vested in prime minister, answer is no, it is vested in president। तो ये यहां पे किसके वेस्टेड है ये चीज? ये प्रेसिडेंट को दी गई है। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वो कौन होता है? जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, ही इज द चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। सिविल सर्विसेज बोर्ड को हेड को पीएम कभी नहीं कर सकता, बिकॉज सिविल सर्विसेज को अगर पीएम ने लीड किया, इसका मतलब क्या है? चीजें पॉलिटिसाइज हो रही हैं, तो हम कोई न्यूट्रल बॉडी लेके आएंगे तभी क्या आते हैं? हमारे कैबिनेट सेक्रेटरीट आते हैं। तो 44 का आंसर क्या होगा? बोथ आर इनकरेक्ट, तो आंसर इज डी इज द आंसर। यहां पे आंसर क्या है? डी इज द आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं 45। The term Goldilocks zone is often seen in the news in the context of, तो हमें the limits of a habitable zone above the surface of earth, regions inside the earth where shale gas is available, search for the earth like planets in outer space,
सर्च फॉर मेटेराइट्स कंटेनिंग प्रीशियस मेटल्स। भाई जब वर्ड जोन आया है, जोन मतलब मान लो ये हमारी गोल्डीलॉक जोन है, ये वाली मान लेते हैं ये हमारी गोल्डीलॉक जोन है। ये जोन में क्या होता है कि ये चीजें यहीं पे क्या है, पॉसिबल है। मतलब कोई जोन है, वहां पर कुछ हो रहा होगा। तो जोन क्या होती है, इट्स द रीजन इनसाइड द अर्थ वेयर शेयर गैस इज अवेलेबल, द लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन। अब भाई ये सी और डी है, ये कह रहे हैं कि सर्च सर्च ढूंढना है। जोन इज बेसिकली अ रीजन, इज द जोन जहां पे कोई चीज पॉसिबल है। रीजन इनसाइड द अर्थ वेयर शेल गैस इज अवेलेबल, ये भी पॉसिबल है, ए भी पॉसिबल है। तो एटलीस्ट क्या आंसर लगाते, ए और बी। अगर आप कहां पहुंचते, गोल्डीलॉक जोन में। जोन तो कोई चीज है जहां पे वो चीज मिलती है। जोन इज समथिंग वेयर समथिंग इज फाउंड, इट्स नॉट अ सर्च फॉर समथिंग। तो इसमें क्या है, जहां पे हैबिटेबल जोन है, और जोन का मतलब क्या है, लिमिट होती है। जोन इज अ लिमिट, तो यहां वर्ड लिमिट है और यहां पे वर्ड क्या है, जोन है। मुझे ए और बी में से चूज करना है, बेटर ऑप्शन क्या है, ए इज द बेटर ऑप्शन। आंसर भी क्या है, ए है। भाई आप देखें ना कि जोन का मतलब क्या है, इट्स बेसिकली अ लिमिटेड बाउंड्री जहां पे कुछ मिलता है। वो कहां पे लिखा है, ए में। बी में लिखा है रीजन वेयर शेल गैस इज फाउंड, वो भी सही हो सकता है। पर हमारे जो वर्ड हैं जोन वाले, जोन से आता है लिमिट, और जोन वर्ड कहां पे लिखे हैं, ए में। तो मैं क्या मारूंगा, ए या बी, ऑफ कोर्स ए मारूंगा। तो इसका आंसर है भी क्या, ए इज द आंसर। 45 का 46, who of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April 1930? अब ये क्वेश्चन है, आप पढ़ते होते हैं अपने स्पेक्ट्रम में भी, बाकी बुक्स में भी, कि कहां कहां पे पैरेलल सॉल्ट लॉ स्टार्ट हो गए थे। गांधी जी ने तो वहां पे गए थे दांडी, पर बाकियों ने भी स्टार्ट किए थे। इसका आंसर क्या है, इस तंजोर कोस्ट पे कौन एक्टिव थे, सी राजगोपालाचारी। अब ये आपको नहीं पता कि चिदम्बरम पलई भी हो सकता है, कामराज भी, एनी बेसेंट भी। तंजोर कोस्ट में सी राजगोपालाचारी थे। फैक्चुअल है, आता है, नहीं तो फिर आप क्या पाएंगे, लप्पा लगाएंगे, फिर वो जो होगा ब्लाइंड गैस, वो गलत हो जाएगा। तो आप इसको क्या आंसर लगाएंगे इसका, सी राजगोपालाचारी। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ अ ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा and undertook to rule his new kingdom as an agent of a deity to whom all the land south of river Krishna was supposed to belong? मुझे एक चीज बताएं, किसी ने एक सिटी बनाई साउथ बैंक ऑफ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टू रिवर कृष्णा। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी क्या है, तुंगभद्रा। एंड अंडरटुक अ टाइटल हिज न्यू किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ डीटी, जिसका पूरा लैंड बिलोंग करता है साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि आपने पहले समझा हुआ है कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है, ये किस किंगडम की बात कर रहे हैं, मुझे बस ये बता दें, किस किंगडम की बात कर रहे हैं। कृष्णा, तुंगभद्रा, कौन से एम्पायर की बात हो रही है, विजयनगर। विजयनगर का पहला किंग कौन सा था, हरिहरि एंड बुक्का। तो आंसर इज सी। जो नाम लिखे ना, कृष्ण की तुंगभद्रा, साउथ, डीटी, मतलब बात हो रही है साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। तो वो कौन सा एम्पायर था फेमस, विजयनगर एम्पायर। उसका फाउंडर कौन थे, हरिहरा। तो वो है, आंसर इज सी। तो यहां से ड्राइव हो गया हमारे पास। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भाई सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ द आईएनसी। तो पहला तो वैसे ही इनकरेक्ट है, बिकॉज हमें पता है कि एनी बेसेंट बन गई थी। दूसरा इज करेक्ट, बदरुद्दीन तायब जी वाज द फर्स्ट। तो आंसर इज गोइंग टू बी 48 का आंसर क्या है, बी इज द आंसर। ओनली 2 इज करेक्ट, क्योंकि पहले कौन सी है, एनी बेसेंट है, ना कि सरोजनी नायडू। तो इसका आंसर क्या हो गया है, 48 का आंसर इज बी। नाउ 49, इसको देखते हैं। Which of the following statements regarding green climate fund is correct? कौन सा जो स्टेटमेंट है फॉर ग्रीन क्लाइमेट फंड इज करेक्ट? इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस। भाई फंड है, किसको मिलता है, डेवलपिंग को, उनकी हेल्प नहीं करेगा, अडेप्टेशन और
मिटिगेशन में नहीं करेगा, अडेप्टेशन और मिटिगेशन में। पैसा है ना, पैसा किसको चाहिए, डेवलपिंग को। क्यों चाहिए, क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए। कहां पे, ऑफ कोर्स अडेप्टेशन में। इट इज फाउंडेड अंडर द एजिस ऑफ यूएनईपी, ओईसीडी, एडीबी, वर्ल्ड बैंक। इतने 5 हैं, 5 तो मैं वैसे सही नहीं करूंगा कभी भी, पता मुझे है नहीं है, 5 तो मैं सही नहीं करूंगा, तो आंसर क्या है इसका, ए इज द आंसर। 49 का आंसर क्या है, ए। ये बहुत बार देखना है हमने। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट फॉर 2014 उस साल किसको दिया गया था, अब नहीं पता है आपको, उस साल किसको दिया मतलब नहीं है, पर आज भी ये क्वेश्चन रेलिवेंट है। अब इसकी रेलिवेंस इतनी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, उस टाइम दिया गया था, इसरो को दिया गया था। तो अब तो आपको नहीं पता है, पर क्या है, किसको दिया गया था, इसरो। तो ये याद करना भी नहीं है आपको। अब 2015 का जो पेपर है उसमें ये प्राइस के बारे में पूछा है, अब नहीं पूछते हैं, अब नहीं बैठ के सारे प्राइस याद करने बैठ जाने हैं। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन 1-2 बार आए हैं, ये थोड़ा सारे याद करोगे। हाँ, तुम स्पोर्ट्स को कर लो, बैठ के 2 घंटे लगा लो, बस उसमें से आ गया ठीक है, छोड़ दो। तो ठीक है, वी हैव डन विद 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन, फिर लास्ट में करेंगे 2025 का पेपर। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।